हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज मी ज्योति सोनी और आज हम पढ़ने वाले हैं दिल्ली सल्तनत। यहाँ से हमारी जो चैप्टर्स होने वाले हैं, हमारे जितने भी चैप्टर्स होंगे, हम उसे बड़ा ही इंटरेस्टिंग करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि अब यहाँ से जो भी चीज़ें हैं तो बहुत सारे रूरल्स आएंगे, बहुत सारी चीज़ें आएंगी जो कि आपको याद रखनी है, समझनी है। तो इसके लिए आपको एकदम शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ कि यहाँ से आपको स्टोरीज कैसे समझनी है। ठीक है, मैंने क्या कहा, आपको स्टोरीज कैसे समझनी है। जी हाँ, आपको सिर्फ एक स्टोरी समझनी है, बाकी चीजें ऑटोमेटिकली आपको पता चलते जाएंगी। क्योंकि यहाँ से जितने भी रूरल्स वगैरह है ना, तो यहाँ पर हम उसको किसी ना किसी स्टोरी में डालने की कोशिश करेंगे। और जब स्टोरी में डालने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, कहानियां हमें बहुत जल्दी याद हो जाती है और समझ में भी आती है। और यकीन मानिए कि यहाँ से जितना भी हम पढ़ने वाले हैं वो आपको एक स्टोरी की तरह ही लगने वाला है। अब हम बात करते हैं दिल्ली सल्तनत की। तो दिल्ली सल्तनत हम लोगों ने लास्ट वीडियो में भी देखा था, या लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने देखा था कि दिल्ली सल्तनत से हमारा जो मिडाइवल इंडिया है उसकी शुरुआत होती है। करेक्ट। तो आज हम यही वाला पूरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं कि इसमें हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे, उसके बाद शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी, है ना। तो यहाँ पर हम देखेंगे अटैक ऑफ मोहम्मद गौरी, कि मोहम्मद गौरी का अटैक कब हुआ था। देन रोल ऑफ स्लेव डायनेस्टी, अदर रूलिंग डायनेस्टी ऑफ द दिल्ली सल्तनत, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल एंड कल्चरल चेंजेस ड्यूरिंग द पीरियड एंड केस स्टडी द तुगलक। ठीक है, ये सारी चीजें आज हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं हमारी आज की कहानी की। ठीक है, जो कि है दिल्ली सल्तनत के ऊपर। देखो, आपको पता होगा कि हम लोगों ने लास्ट टाइम एक चीज पढ़ी हुई थी कि मोहम्मद गजनी जो है वो इंडिया पर अटैक करता है। ठीक है, अब मोहम्मद गजनी ने अटैक करके चला गया। अब इसने जब अटैक किया तो इसका जो इन्वेजन हुआ था, तो उसके बाद में 150 ईयर्स तक के यहाँ पर कोई भी रेट नहीं पड़ी। मतलब पड़ी भी होंगी लेकिन कोई बहुत बड़ी जो मेजर रेट थी, वैसा इन्वेजन जो है वो इंडिया में देखने को नहीं मिला। बट क्या होता है आफ्टर 150 ईयर्स, ठीक है, अब इसके बाद में क्या होता है, एकदम जस्ट मी 20th सेंचुरी जब आती है तो यहाँ पर होता है एक गौर जो है, एक छोटा सा रूरल होता है, और वो भी कहाँ का, अफगानिस्तान का। ठीक है, इट वॉज बाय द मी 12th सेंचुरी दैट रूरल ऑफ गौर, की जो गौर नाम की एक मतलब क्या कहना चाहिए, एक छोटा सा एरिया है अफगानिस्तान का। तो वहां का रूरल होता है मोहम्मद गजनी। ठीक है, कैरेक्टर्स के नाम आपको बहुत अच्छे से याद रखना है ताकि आपकी जो स्टोरी है, स्टोरी में कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मोहम्मद गजनी एंड देन बात करें मोहम्मद गौरी की। ठीक है, मोहम्मद गजनी अटैक करके चले जाता है, उसके लगभग 150 ईयर्स के बाद में एक आता है अफगानिस्तान से गौर, और ये होता है मोहम्मद गौरी। ठीक है, ये टाइम पीरियड हमारे लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी तक के हमने इंडिया में क्या देखा था, हमने इंडिया में हिंदुइज्म देखा था, हमने जैनिज्म, बुद्धिज्म देखा था, राइट। इसके अलावा हमारे यहाँ पर कोई भी रिलीजन इंडिया में नहीं था अवेलेबल। बट आफ्टर दैट अटैक हमारे यहाँ पर जो है दूसरे जो रिलीजन्स है वो ओरिजिन होना इसका शुरुआत हो गया। मतलब हमारे यहाँ दूसरे रिलीजन्स ने एंट्री लेनी शुरू कर दी। बाकी इसके पहले तक के एंशिएंट इंडिया में जब तक कि हम देखने जाए तो हमें वहां पर सिर्फ हिंदुइज्म देखने को मिला था, हमें जैनिज्म देखने को मिला और बुद्धिज्म देखने को मिला। लेकिन अब यहाँ से आप देखेंगे कि हमें दूसरे रिलीजन्स भी देखने को मिलने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अब वापस आ जाते हैं मोहम्मद गौरी के ऊपर। तो मोहम्मद गौरी जो है, इसने पंजाब और सिंध वाले एरिया पे क्या करता है, ये अटैक करता है, यहाँ पे भी लूटपाट होती है। अब मोहम्मद गौरी ने यहाँ पर अटैक कर दिया, इसके साथ में हमारे यहाँ पर इनकी क्या कहना चाहिए, इनकी फाइट होती है किसके साथ में, पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान की आपने बहुत सारी स्टोरीज पढ़ी हुई होंगी अभी तक के कार्टून्स में, टीवी सीरियल्स में, सीरियल्स देखे होंगे, या जो भी मोटिवेशनल स्टोरीज आती है तो हर जगह आपने पृथ्वीराज चौहान को पढ़ा ही होगा। तो इसके साथ में क्या होता है, 1191 में, सॉरी एक्चुअली 19 में पढ़ने की इतनी ज्यादा आदत हो गई है कि बार बार जाता है। 1191 एडी में ये होता है कि इनका जो है फाइट किसके साथ में होता है, पृथ्वीराज चौहान को, और इसी को कहते हैं द फेमस तराइन का युद्ध। ठीक है, द बैटल ऑफ तराइन। ठीक है, तो फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन यहाँ पर होता है। फिर इसके जस्ट नेक्स्ट ईयर जो है वो सेकेंड बैटल ऑफ तराइन भी हो जाता है 1192 में। मतलब 1192 में एडी में क्या होता है कि जो सेकेंड बैटल ऑफ तराइन है वो भी हो जाता है। फिर क्या होता है, रिजल्ट ये होता है
देखो फर्स्ट में तो क्या होता है कि पृथ्वीराज चौहान जो है वो इन्हें हरा देते हैं, ठीक है, जो मोहम्मद गौरी है वो इनसे हार जाता है। सेकंड में क्या होता है, पृथ्वीराज चौहान इनको फिर से सेकंड में हरा देते। ओके, द वेरी नेक्स्ट ईयर भी अगेन अटैक्ड एंड डिफीटेड पृथ्वीराज चौहान। अब यहाँ पर ये इनको हरा देते हैं और रिजल्ट क्या होता है कि यहाँ पर जो टर्किश रूल होता है वो यहाँ पर शामिल हो जाता है। अब पहले में तो उन्होंने हराया, दूसरे में खुद हार गए, और फिर यहाँ पे तब से, क्योंकि पहले तो एकदम सीधा सा था कि आप युद्ध जीतो और एरिया को अपने अंडर में ले लो, तो सिमिलरली यहाँ पर भी होता है और यहाँ से इंडिया में टर्किश रूल की शुरुआत हो जाती है। दिस रिजल्ट इन द टर्किश रूल ओवर इंडिया। दीज टर्किश रूल्ड फ्रॉम दिल्ली फ्रॉम 1206 टू 1526 एडी के बीच में। यहाँ पर क्या होता है, मतलब जो दिल्ली में जो टर्किश रूरल है वो एंटर कर जाते हैं, और ये वही टाइम है मतलब पूरे जितने टर्की जो मुगल होते हैं, जितने क्या क्या सॉरी मुगल तो यहाँ पर नहीं थे, जितना भी टर्किश वाला एम्पायर है वो यहाँ पर स्टैब्लिश हो जाता है। अब वो कैसे होता है, अलग अलग पार्ट में होता है, अलग अलग रूरल यहाँ पे अपना क्या करते हैं, राजपाट देखते हैं, मतलब और भी दूसरे आते जाते हैं। तो अब इसमें सबसे पहले एक फर्स्ट डायनेस्टी आती है और उसका नाम है द स्लेव डायनेस्टी। अब स्लेव डायनेस्टी कब से कब तक के रहती है, 1206 से 1290 एडी तक के यहाँ पर राज करती है कौन सी, स्लेव डायनेस्टी। अब यहाँ पर बात आती है कि मैम स्लेव क्यों नाम रखा है, क्योंकि स्लेव का मतलब तो होता है स्लेवरी, करेक्ट, मतलब किसी के अधीन होकर के काम करना, किसी की गुलामी करना। तो एग्जैक्टली यहाँ पर यही होता है कि स्लेव डायनेस्टी इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जितने भी रूरल आते हैं ड्यूरिंग दिस एरा, मतलब 1206 टू 1290 एडी के बीच में, तो यहाँ पर कोई ना कोई जो गुलाम होता है वही यहाँ का रूरल होता है, उस एम्पायर को हेड करता है। तो इसीलिए हमने इसको पूरी जो डायनेस्टी है इसको हमने स्लेव डायनेस्टी में का नाम रख दिया। हालांकि ये सब जो है वो अलग अलग रिलीजन से बिलोंग, रिलीजन नहीं सॉरी, अलग अलग जो क्या कहना चाहिए जो वंश होते हैं उससे बिलोंग करते थे। जैसे कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो अल्बरी से बिलोंग करता था, बलबन किसी और से करता था, ठीक है। तो यहाँ पर हम कितना 1206 से 1290 एडी तक के जितना भी पढ़ने वाले हैं वो होने वाला है हमारा स्लेव डायनेस्टी। अब इसकी शुरुआत कैसे होती है, देखो अभी हमने क्या पढ़ा कि मोहम्मद गौरी आता है, अटैक होते हैं और फिर पृथ्वीराज चौहान के साथ में उसके दो युद्ध होते हैं, और वो भी कौन सा, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन एंड सेकंड बैटल ऑफ तराइन, ठीक है। डेट्स आपको याद रखनी है, फर्स्ट है 1191 और सेकंड है 1192 एडी, क्लियर। अब क्या होता है सॉरी जो स्लेव डायनेस्टी है, गौरी जब रिटर्न होता है, ठीक है, वो तो रिटर्न हो रहा है लेकिन वो अपने एक बहुत ही मतलब क्या ट्रस्टी जो उसका एक दास होता है तो उसको अपनी जिम्मेदारी इंडिया में छोड़ के जाने के लिए कह देता है। तो वो इंसान कौन होता है, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। हाँ, हालांकि स्लेव डायनेस्टी में अलग अलग जो रूरल है उन सबको पढ़ेंगे, जैसे इसमें हम कुतुबुद्दीन ऐबक को पढ़ेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक से बलबन, ठीक है, स्लेव डायनेस्टी की शुरुआत होती है यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक से और एंडिंग होती है बलबन के साथ में, और जब यहाँ पर ये खत्म हो जाता है तो यहाँ से एक दूसरा नया एम्पायर जो है वो शुरू हो जाएगा। देखो मैं यहाँ तक की आपकी जितनी कहानी है एक बार फिर से आपको फटाफट रिपीट कर दूं, क्योंकि कहानी अच्छे से समझ में आएंगी तो आगे के जो कैरेक्टर्स है उन सबको हम एक दूसरे के साथ में रिलेट कर लेंगे। देखो क्या होता है, मोहम्मद गजनी जो है वो आता है इंडिया, वो अटैक करके चले जाता है। तो ये हो गया गजनी गया, उसके 150 साल बाद या 150 ईयर्स आफ्टर जो है वो कौन आता है, यहाँ पर आता है गौरी आता है, मोहम्मद गौरी, वो अटैक करता है। इसके दो बैटल्स होते हैं, किसके साथ में, पृथ्वीराज चौहान के साथ में, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान के साथ में इसके दो बैटल्स होते हैं। फर्स्ट वन इज द बैटल ऑफ तराइन एंड सेकंड द बैटल ऑफ सेकंड बैटल ऑफ तराइन, ठीक है, ये दोनों होते हैं इन 1191 और 1192। देन क्या होता है, गौरी जब रिटर्न होता है, ठीक है, तो गौरी अपने एक क्या कहना चाहिए, एक स्लेव को अपनी यहाँ की इंडिया की जो जिम्मेदारी है, क्योंकि गौरी कहाँ से आया था, फ्रॉम अफगानिस्तान, ठीक है, एक वहां का छोटा सा एरिया था गौर, वहां से बिलोंग करता था। तो वो अफगानिस्तान जब रिटर्न हो रहा था तो उसने क्या किया, इंडिया में जो उसने एम्पायर खड़ा किया था, ये जो एरिया था ना पंजाब और सिंध वाला जो उसने जीता था, ठीक है, तो उस एरिया पे क्या करता है वो यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़ जाता है कि भैया अब तुम यहाँ की सारी जिम्मेदारी समझो, ठीक है, संभालनी है, क्योंकि गौरी का खुद का अपना कोई बच्चा नहीं है कि एक पीढ़ी दर पीढ़ी जो चलाने वाला सिस्टम अभी तक के हमने हिंदुइज्म या हमारे जो इंडिया में देखा था कि एक रूरल है, मतलब हेरिडिटरी सिस्टम जो है
है वही चल रहा था, बट यहाँ से जो चीजें हैं वो चेंज होने लगी, ठीक है। तो इन्हें अपने गुलाम को ये यहाँ का राजपाट दे दिया और ये यहाँ से चले गए। फिर कुतुबुद्दीन ऐबक से बलबन तक के, ठीक है। अब कुतुबुद्दीन ऐबक से बलबन तक के यहाँ पर चलती है स्लेव डायनेस्टी, और स्लेव डायनेस्टी का नाम ही क्यों दिया गया है और ये रीजन ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी। तो कुतुबुद्दीन के बीच में यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, इल्तुतमिश, रुकबुद्दीन, रजिया सुल्तान, नसरुद्दीन, मोहम्मद, ठीक है। तो ये अलग अलग डिफरेंट पार्ट ऑफ पीरियड ऑफ टाइम में ये लोग यहाँ पर वर्क करते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ से तो यहाँ पर जितने भी मतलब क्या कहना चाहिए जो टर्किश एम्पायर है वो हमारे इंडिया में एंटर करता है। और जैसा मैंने आपको बताया इसके पहले हमारे यहाँ पर कुछ ही रिलीजन्स थे, लाइक बुद्धिज्म, जैनिज्म और हिंदुज्म, ठीक है। इसके बाद से ही मतलब ये लोग जब एंटर करते हैं तो यहीं पे हमारे यहाँ पर टर्किश रिलीजन जो है ये वो एम्पायर है उसका रहना शुरू हुआ। और दिल्ली सल्तनत क्यों, क्योंकि इनका जो एरिया था वो दिल्ली वाला ही था। ओके, जो फिर अब ये जो रूरल्स हुआ करते थे तो इनको कहा जाता था मुमुक्स, ठीक है। मुमुक मीन्स होता है, ये एक अरेबिक वर्ड है और जिसका मतलब होता है स्लेव और सन ऑफ स्लेव्स, ठीक है। मतलब आपका दास, आपका गुलाम या उसका बच्चा, ठीक है। मतलब पूरा स्लेव एम्पायर ही चलने वाला है, यहाँ से स्लेव डायनेस्टी ही चलने वाली है, या तो इसका जो रूरल होगा वो कोई दास होगा या उस दास का बेटा होने वाला है। तो चलो अब हम एंटर करते हैं, प्रवेश करते हैं हमारे स्लेव डायनेस्टी में। तो यहाँ पर जो हमारी पूरी दिल्ली सल्तनत है, हम यहाँ पर मतलब कितना और रूरल हु रूल्ड द दिल्ली सल्तनत 1206 to 1286, कुतुबुद्दीन ऐबक टुगेदर फ्रॉम स्लेव डायनेस्टी। ओके, तो स्टार्टिंग करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक से। तो देखो वेरी फर्स्ट, ठीक है, सबसे पहले अगर आपके पास में क्वेश्चन आता है कि स्लेव डायनेस्टी का फर्स्ट रूरल कौन है या फाउंडर कौन है, तो आप आंसर करेंगे वहां पर क्या, कुतुबुद्दीन ऐबक को, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक का टाइम पीरियड कब से कब तक के है, 1206 to 1210 AD। इनको याद रखने की सिंपल सी एक टेक्निक है, आप अपने पेज में एक सिंपल सा चार्ट बनाएंगे जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। लाइक आप यहाँ पे गजनी लिखे, टाइम पीरियड साइड में लिखे, देन आप यहाँ पर गौरी लिखे, गौरी का टाइम पीरियड लिखे कि वो कितने टाइम तक यहाँ रहा। फिर आप लिखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में उसका टाइम पीरियड, उसके बीच में एक लंबा सा डैश लगाएंगे और यहाँ पे आप लिख सकते हैं थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन, लाइक यहाँ से स्लेव डायनेस्टी स्टार्ट हुई है ये वो। फिर इसके बाद में इसका जो नेक्स्ट रूरल आएगा इल्तुतमिश, देन रजिया, जो भी है ऐसे सीक्वेंस वाइज आप यहाँ पर याद करेंगे, ठीक है। फिर अब यहाँ पर क्या होता है कि जो सेकेंड बैटल ऑफ तराइन होता है, तो यहाँ से मतलब ये तो हमने यहाँ तक की स्टोरी समझ ली थी। यहाँ पे मोहम्मद गौरी विनर होता है और वो क्या करता है कि रिटर्न हो जाता है कहाँ पर, गौर में। अब अफगानिस्तान, मतलब वही गौर इन अफगानिस्तान जा रहा होता है, तो वो यहाँ पे इंडिया में क्या करता है, अपना एक ट्रस्टेड स्लेव होता है कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके हाथ में सारा राजपाट छोड़ के चले जाता है। और यही कुतुबुद्दीन ऐबक रहता है जो इंडिया में जो राजपाट है उसको बढ़ाने की कोशिश करता है। हालांकि मोहम्मद गौरी जो है उसने थोड़ा बहुत एरिया जो है करके यहाँ पर उसे दे करके चला गया था। अब कहा था कि भाई यहाँ का एम्पायर जो है आपको संभालना है, आपको इसे और बड़ा करना है, एक्सटेंड करना है, तो यू कैन डू, और नहीं करना है तो आप इसी के साथ में रह सकते हैं। अब मोहम्मद गौरी जो है वो 1206 में चले जाता है और 12 मोहम्मद जो कुतुबुद्दीन ऐबक है वो दिल्ली सल्तनत को कंट्रोल। कुतुबुद्दीन ऐबक की ये बहुत बड़ी एक खासियत होती है कि कुतुबुद्दीन ऐबक कभी भी अपने आप को वहां का सुल्तान नहीं मानता है, ठीक है। वो एज अ स्लेव ही वहां पे काम करता है, हालांकि वो वहां का सुल्तान था, वो उस एम्पायर को देख रहा था, रूरल था, लेकिन वो कहता है ना एक जो मेन चेयर होती है, ठीक है, जो उस चेयर के लिए लड़ाई झगड़े होते हैं, तो उसका जो हकदार है कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसको अपने आप को नहीं रखा, वो गौरी के सम्मान में ही रखी रही, ठीक है। अब यहाँ से क्या होते हैं, जो ऐबक है अपने रिलेशंस कट कर देता है क्योंकि वो इंडिया में ही रहना शुरू होता है। और उसने क्या किया, यहाँ पर इंडिया में एक जो डायनेस्टी है वो शुरुआत करना शुरू किया। यहाँ पर उसने बहुत सारे डेवलपमेंट किए इन इंडिया। तो ये वाला तो हो गया प्रोसेस यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक का कि यहाँ पर उसने काम करने शुरू किए। अब वो यहाँ से 1210 तक के है, ठीक है, मतलब 1206 से 1210 तक के ही वो रहता है और इस बीच में उसकी यहाँ पर डेथ हो जाती है। मतलब बहुत छोटा सा इसका एम्पायर होता है, मतलब बहुत छोटे टाइम पीरियड के लिए यहाँ पे रहता है, लेकिन इस दौरान भी उसने बहुत मतलब क्या कहना चाहिए अच्छे काम किए। जैसे
कुतुब मीनार जो आप देख रहे हो वो किसने बनाया है? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। वहीं पे एक 2.5 सीढ़ी का जो झोपड़ा कहा जाता है या मकबरा कहा जाता है, वो भी किसने बनाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनाया था। सॉरी, मैं वहां पर ये स्लाइड ऐड नहीं कर पाई। अब इसके बाद में क्या होता है, 10 है वहां पर किसकी डेथ हो जाती है? ऐबक की। और ऐबक की डेथ कैसे होती है कि वो घोड़े से गिर जाता है, ठीक है। इन 1210 ऐबक डाइड ऑफ इंजरीज ड्यू टू अ टॉल फ्रॉम हॉर्स विल प्लेइंग पोलो। अब वो पोलो खेलते वक्त घोड़े से गिर जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। तो अब यहाँ पर अभी तक के हमने क्या चीज पढ़ी हुई थी कि उसका जो बेटा है वही उसको सक्सेस कर लेता है, वो अपनी पोजीशन ले लेता है। बट यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे एक मतलब ऐतिहासिक चेंज जो बोलते हैं ना, हिस्टोरिकल चेंज, वो कर लेते हैं। अब वो चेंज क्या होता है कि यहाँ पर उसका सन जो है वो रूरल ना, सन इन लॉ यहाँ पर रूल करता है, ठीक है। सन इन लॉ मीन्स इल्तुतमिश आता है, और इल्तुतमिश 1210 से 1236 एडी के बीच में यहाँ पर काम करता है, ठीक है। यहाँ पर आपको बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे, ठीक है, जो आज के डेट में भी हमें देखने को नहीं मिलते हैं। आज कौन अपने सन इन लॉ को अपना एम्पायर दे करके जाएंगे? आज की डेट में कोई नहीं देता, इवन पहले भी नहीं देता था। हालांकि दहेज में जरूर दे दिए जाते थे। और हम लोगों ने अभी तक के एंशिएंट इंडिया में पढ़ा भी है कि बहुत सारे रिलेशन जो है, मतलब आपका जो एम्पायर है वो ब्रॉड किया जाता था मैरिज रिलेशन जो है वो स्टेबल करके, ठीक है, क्योंकि दहेज में पूरा मगध ही दे दिया जाता था भाई। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक है उनका सन इन लॉ जो है इल्तुतमिश, वो आता है और वो रहता है 1210 टू 1236 एडी के तक के, ठीक है। अब यहाँ पे रहते हैं तो यहाँ पर जो हेरिडिटी जो सिस्टम होता है वो यहाँ पर खत्म हो जाता है। यहाँ पर सन इन लॉ जो है उसको फॉलो करता है। अब जो इल्तुतमिश है इसको रियल कंसोलिडेटर कहा गया, या जो रियल वास्तविक जो साम्राज्य को बढ़ाने वाला कहा जाता है, तो वो इसे कहा गया क्योंकि इसके टाइम पीरियड में इसने अपने जो एरिया है उसको बहुत ज्यादा फैलाया, ठीक है। अब कैसे देखो, जो कुतुबुद्दीन ऐबक था भाई वो भी बहुत डेडिकेटेड पर्सन था, उसमें भी बहुत सारे गट्स थे। बट हुआ क्या कि वो 6 से 10 तक के ही रहा ना, 4 ही साल रह पाया, तो इतने कम समय में उसने जितना कर पाया उसने किया, ठीक है। लेकिन अब इल्तुतमिश को मिल गया है 10 टू 36 का टाइम, तो इस बीच में वो बहुत कुछ करता है। तो इट वॉज इल्तुतमिश हु इज रिगार्डेड एज द रियल कंसोलिडेटर ऑफ टर्किश रूल इन इंडिया, कि जो इंडिया में जिसने टर्किश को एक्चुअल में बहुत ज्यादा सप्लाई किया और जो एक्चुअल में उसका साम्राज्य विस्तारक था, तो वो ये था, ठीक है। अब इसने क्या किया, जो दूसरे टर्किश थे तो उसको भी मैनेज किया यहाँ पर, और जो यहाँ के जो राजपूत थे, ठीक है, यहाँ पे भी उस टाइम में बहुत सारे राजपूत थे जो इनके अगेंस्ट लड़ रहे थे, ठीक है, क्योंकि भाई अपना साम्राज्य बचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सबकी आती है। जैसे पृथ्वीराज चौहान थे वैसे यहाँ पर और भी बहुत सारे आते हैं, और साथ ही जो और भी टर्किश थे उनके साथ में भी इनको हैंडल करना पड़ रहा था, ठीक है। अब दूसरे टर्किश जो है, अब वो एक ही एरिया के लोग अपने आप को मतलब अपने ही एरिया वाले से क्यों लड़ रहे हैं? तो भाई वहां पर दिक्कत ये थी कि जिस तरीके से इंडिया में ही हमारे एक ग्रुप के लोग दूसरे ग्रुप से लड़ा करते थे, तो सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसा चलता था। जब मोहम्मद गौरी रिटर्न हो रहा था तो उसके बहुत सारे स्लेव थे, ठीक है, जिसमें से उसने सिर्फ एक को चुना था, कुतुबुद्दीन ऐबक को, इंडिया पे राज करने के लिए। लेकिन इसके साथ में और भी स्लेव्स थे जो कि ये चाहते थे कि हम भी इंडिया पे राज करें, या हमारा इसका जो वास्तविक हकदार है वो नहीं, हम है। तो ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ में तो इतनी फाइट्स नहीं चली, उसने अपने आप को बचाए रखा। लेकिन इल्तुतमिश को भी इन सारी चीजों को क्या क्या करना पड़ा, हैंडल करना पड़ा। तो इसने साथ ही साथ राजपूतों को भी हैंडल किया, और जो टर्किश थे सेकंड वाले, मतलब जो उसके साथ और लड़ने के लिए आ रहे थे, उन लोगों को भी इसने हैंडल किया। यहाँ पर ना इल्तुतमिश जो है वो थोड़ा इंटेलिजेंट टाइप का भी पर्सन था। अब वो कैसे, तो अब क्या होता है, यहाँ पर जो मंगोल का एक शासक होता है, एक रूलर होता है चंगेज खान, उसकी जो फाइट है वो चलती है जलालुद्दीन की, ख्वाजर शाह जो एक ख्वारिज्मी जो है रूलर है उसके साथ में चलता है। तो चंगेज खान जो है वो वहाँ का बहुत ज्यादा इस टाइम में पावरफुल इंसान चल रहा था मंगोल का, ठीक है। अब इससे अटैक करना, मतलब इसके साथ में पंगे लेना, इट मीन कि ये आपके एरिया पे भी अटैक कर सकता है, ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, तो क्या जो जीता जुताया एरिया है इतने टाइम से वो आपके अंडर में ले लेगा। तो इसके डर से भागता है कौन? जलालुद्दीन, ठीक है, जो ख्वाजिर में होता है, तो वो जलालुद्दीन जो है वो चंगेज खां के डर से भागता है, और वो किसके पास पनाह
वो पनाह लेने के लिए आता है इल्तुतमिश के पास में, और यहाँ पर इल्तुतमिश जो है वो अपनी बुद्धिमान्यता जो है, विजडम जो है वो प्रूफ करते हैं ये करके कि जलालुद्दीन को वो अपने यहाँ पर पनाह नहीं देते हैं या उसकी हेल्प नहीं करते हैं। ठीक है, वो शेल्टर के लिए आया था इल्तुतमिश के पास में, और इल्तुतमिश उसको इस तरीके से रिफ्यूज कर देता है कि अगर मैंने तुम्हें पनाह दी, इसका सीधा सीधा मतलब है कि मैं डायरेक्टली किससे पंगे ले रहा हूँ, मैं तो ले रहा हूँ चंगेज खान के साथ में पंगे। ठीक है, और चंगेज खान से पंगे लिए, इसका मतलब नेक्स्ट अटैक उसका मुझ पे हो सकता है। तो इस तरीके से वो जलालुद्दीन को क्या करता है, वहां से रिफ्यूज कर देता है, और इसका रिजल्ट ये होता है कि वो हमेशा ही चंगेज खान से सेफ रहा। ठीक है, क्योंकि जब इल्तुतमिश ने उसकी हेल्प की उसको पनाह ना दे करके, तो चंगेज खान ने कभी रिटर्न में उसके ऊपर हमला ही नहीं किया या उसका जो एरिया है उसको कभी हथियाना ही नहीं चाहा। ठीक है, अब यहाँ पर इल्तुतमिश ही वो इंसान है जो एक छोटी मोटी नन्ही जो दिल्ली थी, है ना, जो एक फल फूल रही थी, तो उसको बहुत सारे मतलब क्या है विनाश से, जितने बहुत सारे डेथ एंड डिस्ट्रक्शन उसके साथ में हो रहे थे, तो उसने दिल्ली को इस सारी चीजों से सेव भी रखा। वो अपने जितने भी डिसीजंस हुआ करते थे तो वो खुद ही नहीं लेता था, उसको डिसीजंस को मतलब क्या कहना चाहिए, थोड़ा सा कंसल्ट करने के लिए उसके पास में एक ग्रुप था, और उस ग्रुप को कहते हैं ग्रुप ऑफ 40 या चहलगामी। ठीक है, अब चहलगामी या ग्रुप ऑफ 40 क्या है, तो इनके पास में एक काउंसिल थी, ये यूं बोल सकते हैं हम अपने लैंग्वेज में कि उनके पास में काउंसिल थी, और वो काउंसिल थी 40 पीपल्स की। वहां पर 40 इंटेलिजेंट पीपल्स का एक ग्रुप था। जिस तरीके से हम लोगों ने पहले विक्रमादित्य वगैरह में भी देखा था कि उसके 9 रत्न हैं, आगे हम अकबर में भी फिर से वापस उस चीज को देखने वाले हैं। तो सिमिलरली इल्तुतमिश के पास में वो 40 लोगों का ग्रुप था, जिसको हम चहलगामी कहते हैं, गानी कहते हैं, या तो फिर ग्रुप ऑफ 40 कहते हैं। ठीक है, तो इन जो टर्किश नोबल्स हुआ करते थे, तो इनसे वो कभी ना कभी जो है कंसल्ट किया करता था किसी भी इंपॉर्टेंट ओकेजन में, या जो एम्पायर को रूल करने के लिए जितने भी डिसीजंस होते हैं उसमें इनकी ये हेल्प लिया करता था। ठीक है, इसने बहुत सारे जो अपने आर्मी मेंबर्स है, ठीक है, मेंबर्स ऑफ आर्मी, इनको इसने क्या दे रखी हुई थी, जमीन जिस तरीके से पहले दी जाती थी। ठीक है, पहले भी दी जाती थी, बट पहले क्या होता था कि ब्राह्मण ज्यादा इसके हकदार थे, तो यहाँ पर भी जो है वो जमीन देते थे, और इस जमीन को इक्ता कहा जाता था। ठीक है, अब यहाँ पर भी सेम प्रोसेस चलता है कि जो इक्ता होल्डर है या जो जमीन होल्डर है, तो वो लोगों के पास में राइट था क्या, कलेक्ट रेवेन्यू कलेक्ट करने का। ठीक है, द इक्ता होल्डर्स वर गिवन द राइट टू कलेक्ट लैंड रेवेन्यू। ठीक है, वो क्या देते थे, राइट देते थे कि वो रेवेन्यू को कलेक्ट कर सके। अब हमारे पास में आता है, हमने इल्तुतमिश तक की कहानी पढ़ ली है। अब इल्तुतमिश के बाद में जस्ट एक टर्निंग पॉइंट आता है, और वो आता है रजिया सुल्तान। अब रजिया सुल्तान कौन थी, आप लोगों ने अभी तक के टीवी सीरियल्स में, हमारे किसी हिंदी के चैप्टर में, या आपने किसी मतलब अच्छे इसमें एक वुमेन एम्पावर की जब बात आती है, तो आपने रजिया सुल्तान को जरूर पढ़ा होगा। ठीक है, रजिया सुल्तान पहली ऐसी रूरल थी जो कि मतलब इंडिया में पहला ऐसा क्या कहना चाहिए, या वर्ड के इसमें यही था कि पहला रूरल एज अ फीमेल। ठीक है, तो ये थी मतलब पहली फीमेल रूरल जो है वो कौन थी, रजिया सुल्तान थी। ठीक है, और ये बहुत प्राउड वाली बातें हैं। तो रजिया सुल्तान जो है वो रहती है 36 to 40 AD के बीच में। अब ये भी बहुत कम टाइम पीरियड के लिए रहती है। तो चलो पहले हम रजिया सुल्तान की स्टोरी देख लेते हैं, बैकग्राउंड देखते हैं कि वो कौन थी और कैसे आती है। देखो, जब इल्तुतमिश जो है उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, हालांकि इल्तुतमिश जो है वो बहुत ब्रॉड माइंडेड रहता है। ठीक है, वो बहुत इल्तुतमिश वाज अ ब्रॉड माइंडेड रूरल। ठीक है, वो अपने मतलब सन इन लॉ वाली पोजीशन पे बैठ करके उसने राज किया था। तो इसके लिए मतलब बेटा और बेटी में कोई फर्क तो नहीं था, उसके लिए बस एक क्या है, डिजर्विंग कैंडिडेट जो है वो मैटर करता था। राइट, तो अब क्या होता है कि उसके एक बेटे की तो डेथ हो जाती है। ठीक है, अब उसके पास में कोई ऐसा बेटा भी नहीं है, मतलब ऐसा उसके और भी बेटे हैं, बट उसको एक जो एलिजिबल कैंडिडेट की जिसकी नीड थी, तो वो उसके पास में रहता नहीं है। तो अब भाई हमारा राजपाट कौन देखे, तो उसे लगता है कि मेरी जो बेटी है रजिया, उसकी जो बेटी है रजिया सुल्तान, तो वो एक बेस्ट कैंडिडेट हो सकती है। तो वो डिसाइड करता है उसको नॉमिनेट करने का, पूरा जो रजिया मतलब जो एम्पायर है उसको देखने के लिए। ठीक है, तो इस बात का ना लोग, बहुत सारे लोग जो है वो क्या करते हैं,
विरोध भी करते हैं, ठीक है, सॉरी मेरे पास एक प्रॉपर वर्ड नहीं होता है, सब लोग इसके अगेंस्ट जाते हैं कि एक लड़की को हम अपना रूरल या हम अपना सुल्तान कैसे एक्सेप्ट कर ले, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों को दिक्कत हो जाती है। इवन जो हमने अभी चहलगामी पढ़ा है ना, तो मतलब मेंबर ऑफ 40, ठीक है, जो मेंबर्स ग्रुप ऑफ 40 देखे हैं, तो उन लोगों को भी बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है। इवन उसके खुद के भाई को भी बहुत दिक्कत होती है कि भाई मेरे रहते हुए तुमने ऐसे कैसे अपना सारा राजपाट जो है वो रजिया सुल्तान को दे दिया, ठीक है। अब रजिया, क्योंकि जो इल्तुतमिश है उसके पास में बहुत सारे बेटे भी रहते हैं। एक बेटा जो डिजर्विंग कैंडिडेट होता है उसकी हो जाती है डेथ, और उसके बाद में उसके पास में सिर्फ एक लौता ऑप्शन बच जाता है कि वो रजिया सुल्तान को नॉमिनेट करे, ठीक है। अब ये नॉमिनेट करने के बाद में उसके पास में बहुत सारे क्या होने चाहिए, लोगों का जो है ना मतलब सपोर्ट नहीं था, बहुत सारे लोग उसको ठुकरा रहे थे, ठीक है। तो उसी का एक बेटा रहता है आफ्टर द डेथ ऑफ इल्तुतमिश, रुकबुद्दीन फिरोज शाह, ठीक है। तो वो क्या कर वॉज मेड द सुल्तान बाय द नोबल एज दे डिड नॉट लाइक टू बी लेड बाय वुमेन। अब उसे भी ये लगता है कि भाई अब मैं यहाँ पर मतलब क्या कर वो नहीं कर सकता हूँ, राजपाट नहीं कर सकता हूँ। तो अब रजिया सुल्तान के पास में क्या होता है, थोड़े लोगों का मतलब जो उनकी जो सिटी पॉपुलेशन रहती है उनका सपोर्ट आता है, क्योंकि रुकबुद्दीन इतना डिजर्विंग कैंडिडेट नहीं था और वो वहाँ की जो सल्तनत थी तो उसको गवर्न भी नहीं कर पा रहा था। तो रजिया सुल्तान क्या करती है, पब्लिक के बीच में आती है, उनसे सपोर्ट लेती है, उनके वोट लेती है, और इसके अकॉर्डिंग फिर नेक्स्ट कैंडिडेट चुना जाता है रजिया सुल्तान को। और रजिया सुल्तान जो है वो 36 to 40 के बीच में ही काम कर पाती है, क्योंकि वो इतने लोगों के अगेंस्ट आकर के काम कर रही थी। तो क्या होता है कि ये जो ग्रुप रहते हैं कुछ लोगों का, तो ये लोग उसका मर्डर करवा देते हैं, ठीक है। एक वो क्या कहना चाहिए, एक वॉर पे जा रही थी, वहां से रिटर्न होते टाइम में इनका जो है वो मर्डर करवा दिया गया था, ठीक है। आगे बढ़े तो जब रजिया सुल्तान जो है, इसके बीच में और भी बहुत सारी चीजें देखते हैं। अब रजिया क्या करती है, अभी तक के क्या था कि मतलब वो जो है सब लोगों को ऐसा लगता है कि ठीक है अगर रजिया बन गई है तो वो एक कठपुतली बन जाएंगी, जो चहलगामी ग्रुप था उन लोगों की कठपुतली बन जाएंगी। और महिला है तो इसलिए वो पर्दे में ही रहने वाली है हमेशा, और वहीं पर रह करके जो बाकी मेल मेंबर्स है तो उन सबकी सुननी पड़ेंगी। तो बाकी सब लोगों के लिए एक तरीके से खुशी वाली बात थी कि ठीक है ये हमारे इशारे पे होंगी, ये पपेट बन जाएंगी, कठपुतली बनकर हमें से नचाएंगे। बट ऐसा नहीं होता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि वो क्या करती है, जो फीमेल ड्रेस होता है उसको छोड़ देती है, वो जो कोट वगैरह होता है जो कि मेल वाला जो रहता है ना ड्रेसअप, तो उसमें आ जाती है, ठीक है। उसने शी इवन हंड्रेड एंड लेड द आर्मी इन वॉर, वो खुद वॉर में शामिल होती है, उसको लीड करती है, वहां पर भी वो पार्टिसिपेट करती है, क्योंकि भाई इल्तुतमिश ने इन्हें सर्वगुण संपन्न बनाया था, ठीक है। इसके साथ में जो अपोजिशन था, ठीक है, जो टर्किश नोबल्स थे या जो चहलगामी थे, तो उनको भी उसका भी इनको अप्रूवल नहीं मिलता था, ठीक है। ये जो रजिया सुल्तान थी तो उसका अप्रूवल भी नहीं मिलता था, और वो नोबल्स हु डिड नॉट अप्रूव ऑफ हर इंडिपेंडेंस वे उसको अप्रूव नहीं करते थे। और कई बार ऐसा हुआ करता था, उस टाइम में बहुत सारे ऐसे लोग हुआ करते थे, तो एज अ फीमेल जो है इतनी सारी मतलब जो क्या कहना चाहिए फीचर्स जो है वो देखना पसंद नहीं करते थे उसमें। और इसका रिजल्ट ये होता है कि रजिया वॉज फाइनली मर्डर्ड इन 1240, दस द एंड ऑफ शॉर्ट वॉज सिग्निफिकेंट रीजन ऑफ रजिया। एकदम शॉर्ट पीरियड के लिए आती है रजिया सुल्तान, लेकिन यहाँ पर वो बहुत सारी चीजें फेस करती है। तो यहाँ पर इनका जो एक छोटा सा शॉर्ट टाइम पीरियड है 1236 से लेकर के 1240 के बीच में, हमारे लिए बहुत ज्यादा मोटिवेशन लेकर के जाता है कि भाई वो एक फीमेल होने के बाद में भी वो एम्पायर में आती है, एकदम compete करती है मैन टू मैन, ठीक है। जब इतने सारे लोग उसे फेल करने में तुले हुए थे तब भी उसने अपने आप को प्रूव किया कि वो भी सब कुछ कर सकती है। हालांकि अगर उसका मर्डर नहीं होता तो वो भी आगे बहुत कुछ कर सकती थी। और मर्डर भी ऐसे नहीं हुआ था फेस टू फेस आकर के कोई मर्डर करके जा रहा है, ठीक है, ये वॉर में अपने आप को खत्म कर रहे हैं, वो भी नहीं हुआ था। से कोई षड्यंत्र रचा करके इसका मर्डर किया गया था, अदरवाइज वहां पर भी ये फेल नहीं होती और आगे चल के एक अच्छा खासा एम्पायर भी खड़ा कर सकते थे और एक वुमेन पावर जो है उसका भी एग्जाम्पल दे सकती थी, बट बस मर्डर हो गया। अब इसके बाद में आता है 1246 टू 1265 तक के। अब यहाँ पर आते हैं नसरुद्दीन मोहम्मद, ठीक है।
अब नसरुद्दीन मोहम्मद कौन होते हैं? तो देखो, रजिया सुल्तान जब होती है तो रजिया सुल्तान जो है उसके बाद में बहुत सारे इनकैपेबल रूलर्स जो है वो आते हैं दिल्ली सल्तनत में, जो राज नहीं कर पाते हैं। ठीक है, जैसे मुइजुद्दीन बहराम आया, इल्तुतमिश का एक बेटा था। फिर उसके बाद में अलाउद्दीन मसूद आया, जो रुकुबुद्दीन का बेटा था, और रुकुबुद्दीन जो है ये इल्तुतमिश का बेटा था, हम लोगों ने पढ़ा था। फिर उसके बाद में आता है नसरुद्दीन मोहम्मद। तो ये नसरुद्दीन मोहम्मद कौन होता है? इल्तुतमिश का कोई एक दूसरा बेटा। तो लोगों को यही प्रॉब्लम हो जाती है कि इल्तुतमिश के इतने सारे बच्चे होते हैं, उसके बाद में भी रजिया सुल्तान को क्यों चुना? क्योंकि भाई इल्तुतमिश जो है वो माइंडेड इंसान था, ठीक है, वो ब्रॉड माइंड था उसका। तो उसने एक डिजर्विंग कैंडिडेट देखा था कि कौन मेरे एम्पायर को चला सकता है। और जब हम अब यहाँ देख रहे हैं ना कि वहां पर बहुत सारे रूरल्स आए, बट वो सारे इनकैपेबल थे। ठीक है, अगर रजिया रहती तो शायद उसका जो एम्पायर था उसको और थोड़ा एक्सटेंड करती। क्योंकि देखो, जैसे मुइजुद्दीन बहराम आया, ठीक है, ये भी इल्तुतमिश का बेटा था, इसने क्या किया? ये भी हट गया। अलाउद्दीन आया, मसूद, ठीक है, रुकुबुद्दीन का बेटा था, ये भी उतना कैपेबल नहीं था। नसरुद्दीन आया, ये इल्तुतमिश का बेटा था, लेकिन ये भी कुछ नहीं कर पाया। ठीक है, तो ये सब किसके अंडर में थे? जितने भी टर्किश चीफ थे ना, तो उलुग खान, ठीक है, उलुग खान बोले तो बलबन जो है वो अभी हम देखेंगे। तो ये सब क्या होते हैं कि इनके इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं और इतना कोई काम जो है वो कर नहीं पाते। तो एट द एंड बलबन क्या करता है? इन लोगों की जो है राम कथा इसको यहीं खत्म करता है और खुद एम्पायर में कूद पड़ता है। अब वो डायरेक्ट नहीं आता है, ठीक है, was under the influence of one powerful Turkish chief Ulugh Khan known in the history as बलबन। ठीक है, अब ये बलबन जो है यहाँ पर पार्शलिटी खेल जाता है कि जितने भी इल्तुतमिश के जितने भी पीढ़ी दर पीढ़ी हेरिडिटी चलने वाले लोग थे, मतलब जो भी उसके हकदार थे, तो इन लोगों को क्या करता है? वो हटाते जाता है माइंड से। ठीक है, वो हटाते जाता है और एट द एंड क्या करता है? जब बलबन के हाथ में सत्ता आती है तो वो खुद न रख करके उनका जो सन इन लॉ होता है, ठीक है, नसरुद्दीन मोहम्मद, ठीक है, तो इनका सन इन लॉ होता है, इनकी बेटी का पति होता है, तो उसको क्या करते हैं? बलबन खुद न बैठ करके वहां पे चेयर पे बैठाते हैं नसरुद्दीन मोहम्मद को। द यंग एंड इनएक्सपीरियंस सल्तनत बिकेम अ पपट इन द हैंड्स ऑफ बलबन। ठीक है, अब यहाँ से जितने भी लोग थे ना, मतलब रजिया के बाद में जितने भी लोग आ रहे थे, तो वो किसके हाथ की कठपुतली बन जाते हैं? वो बन जाते हैं कठपुतली बलबन की। हालांकि इसने बलबन ने खुद एम्पायर न लेकर के अपने दामाद को बैठाला था, लेकिन वो तो सबसे बड़ी कठपुतली जो है वो साबित हुआ बलबन की। ठीक है, क्योंकि इसने 46 to 65 तक के काम किया भाई, मतलब बहुत लंबा टाइम पीरियड इसने यहाँ पर रुका है। और बाकी सारे जो लोग हैं छोटे छोटे, मतलब थोड़े थोड़े टाइम में खत्म होते थे। ठीक है, हम लोगों ने भी बात की कि 40 में रजिया सुल्तान हट गई थी, मतलब 6 साल तक के इन सारे लोगों ने, देखो 4 साल तो अकेले, 3 साल तो अकेले सिर्फ रजिया सुल्तान ही टिक गई थी, लेकिन 6 साल इन लोगों को हटाने में बिल्कुल नहीं लगे, क्योंकि इनके पास माइंड ही नहीं था। ठीक है, रजिया सुल्तान लेडी होकर के 3 साल रह गई, वो तो मर्डर नहीं होता तो फिर भी नहीं जाती, लेकिन इन लोगों को 6 साल में ही इनने सबने मतलब देखो ना कितने सारे, 1 2 3 4 इतने सारे लोगों को 6 साल में इसने खत्म कर दिया। फिर एक लंबे टाइम में चला कौन? नसरुद्दीन मोहम्मद, वो भी दामाद था इसलिए चला, और वो तो सबसे बड़ी कठपुतली था बलबन के हाथों की। फिर एट द एंड क्या होता है? बलबन जो है वो आ जाता है 1266 में, और ये लंबा राजपाट करता है 87 तक के। ठीक है, तो अब हम बात करने वाले हैं गयासुद्दीन बलबन की। ठीक है, जो क्या कहना चाहिए कि जिसने सबको कठपुतली बना के रखा, एक लंबे समय तक का इंतजार किया, और आखिरी में जाकर के सत्ता जो है वो डायरेक्टली अपने हाथों में लेता है। हालांकि बलबन भी एक स्लेव ही था। ठीक है, हम स्लेव डायनेस्टी ही पढ़ रहे हैं अभी तक के, तो जितने भी थे वो स्लेव थे। ठीक है, अभी तक के रजिया सुल्तान, नसरुद्दीन जो है, ये सब लोग कौन थे? उनके बच्चे थे, तो स्लेव और सन ऑफ स्लेव और फैमिली ऑफ स्लेव। तो हम स्लेव डायनेस्टी में यही सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। बलबन खुद एक स्लेव था। अब यहाँ पर क्या करता है? वो फाइनली पूरी की पूरी सत्ता अपने हाथ में ले लेता है। तो इसका राजपाट चलता है 1266 to 87 तक के। हालांकि मैं थोड़ी सी सीक्वेंस जो है स्टोरी वाली में नहीं ला पा रही हूँ, बट आपको स्टोरी में ही याद रखना है, और मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपको वो कहानी बताऊं, लेकिन बहुत सारे टाइम ये भी कोशिश कर रही हूँ कि आपको सारे नाम एज इट इज याद होने चाहिए। ठीक है, याद होने चाहिए मीन समझ में आने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे नाम ही ऐसे है, फखरुद्दीन, गयासुद्दीन, मोहम्मद बिन तुगलक, ये इस टाइप के नाम जब आते हैं ना तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, चलो अब हम पढ़ते हैं किसके बारे में? बलबन के बारे में।
अभी तक के जो हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पर क्या होता था कि जो टर्किश नोबल्स हुआ करते थे तो उनका इंटरफेरेंस होता था मोनार्ची में, राइट। तो इन दोनों का जो स्ट्रगल होता था मोनार्ची एंड द टर्किश, ना, बिटवीन द मोनार्ची एंड द टर्किश नोबल, तो ये बलबन के तक के जो है कंटिन्यू रहता है। मतलब कहीं पर भी अगर कोई रूरल है तो वहां पे सबसे ज्यादा इंटरफेरेंस जो है वो इन जो टर्किश नोबल्स हुआ करते थे उनका था, और इन्हीं के हाथ की वो कठपुतली बन करके रह जाते थे, जैसे कि बलबन ने अभी तक के लोगों को कठपुतली बनाया था, ठीक है। तो फाइनली नसरुद्दीन जो है यहाँ तक के ये पावर जो है तब तक ये चलता है, और 1266 में फाइनली ये एंड हो जाता है, और यहाँ पर डायरेक्ट सत्ता चली जाती है किसके हाथ में? गयासुद्दीन बलबन के हाथ में, ठीक है। जैसे हम सिर्फ उल्लू खान या बलबन के नाम से जानते हैं हमारी हिस्ट्री में, तो आज हमें बलबन के 3 नाम पता चले। फर्स्ट वन इज बलबन, सेकंड उल्लू खान एंड थर्ड वन इज गयासुद्दीन बलबन। तो बी रेडी, शायद कहीं आपसे पूछा जा सकता है। अब बलबन जो है भैया वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट इंसान था। उसने अपने आप को बहुत स्ट्रिक्ट बताया, डिसिप्लिन बताया, उसने अपनी मोनार्ची जो है उसको एकदम स्ट्रेंथ रखी, ठीक है। उसने बिलीव रखा कि जितना भी डिवाइन राइट्स होते हैं वो किंगशिप में होते हैं, ठीक है। ही बिलीव्ड इन डिवाइन राइट ऑफ किंगशिप एंड हैज इंक्रीज द प्रेस्टिसाइज एंड पावर ऑफ मोनार्ची। उसने अपने जो पावर्स है, मतलब जो मोनार्ची में पावर्स है उसको इंक्रीज किया, प्रेस्टिसाइज किया। मतलब जितनी भी जो भी पावर्स होती है वो यही मानता है कि सारे की सारे किसके पास में है? किंग के ऊपर है, और भगवान के भी ऊपर है। इसको भगवान के समक्ष माना गया, ठीक है। मतलब भगवान के लेवल में उल्लू खान ने अपने आप को माना और ये कहा कि सबसे बड़ा अगर कोई सर्वोपरि है तो वो होता है वहां का किंग, ठीक है। इसने अब इसके अगेंस्ट जितने भी डेंजर जितने भी कंफर्टिंग जो आ रहे थे इसके अगेंस्ट, इंटरनल हो एक्सटर्नल हो, इसने सबको चेक किया और सभी को खत्म भी किया, ठीक है। बहुत लंबा, क्योंकि भाई कितने लंबे समय तक ये चला, तो अपने अगेंस्ट आने वाले जितने भी आंदोलन वगैरह हुआ करते थे, चाहे वो इंटरनल हो एक्सटर्नल हो, तो इन सबको भी इसने खत्म किया। इन ऑर्डर द पावर ऑफ किंग बलबन वॉज डिटरमाइंड टू ब्रेक द पावर ऑफ टर्किश नोबल्स। अब इसने साथ ही, जैसे कि मैंने अभी क्या बताया यहाँ पर कि जो टर्किश नोबल है इनका और मोनार्ची के बीच में एक बैटल चलते रहता था हमेशा, और इनकी इंटरफेरेंस रहती थी। तो इसने क्या किया कि जो टर्किश नोबल है इनका तो खात्मा ही कर दिया। अब भाई आपकी कोई मतलब जरूरत ही नहीं है। अभी तक के आपसे क्या किया जाता था? परमिशन दी जाती थी, कंसल्ट किया जाता था, बट अब यहाँ से ये फिनिश हो गया, क्योंकि पूरी की पूरी पावर जो है वो किसके हाथ में होती है? वो किंग के हाथ में होती है, इसने ये माना। फिर इसी के साथ में क्या होता है कि जो ग्रुप ऑफ 40 पीपल्स जो थे ना, नोबल्स थे या जो चहलगानी थी, तो उसका भी एंड हो गया यहाँ पर। यहाँ पर सिर्फ एक ही सुप्रीम पावर चलता है और वो था किंग। शी वॉज वेरी स्ट्रिक्ट एंड डिड नॉट इवन स्पेयर द नोबल विल द डिलीवरिंग जस्टिस। इसने नोबल्स मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट था, और उसने यहाँ तक के जो है अपना जो जस्टिस हुआ करता था उससे उन्हें नोबल्स को भी नहीं बख्शा कि आप नोबल है तो हम आपको मतलब माफ कर दे या कर दे, ऐसा कुछ नहीं है। उसका जस्टिस हर किसी के लिए इक्वल था, वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट था। इस बात से यहीं से हमें उसके बारे में पता चलता है। अब इसने क्या किया, अपने आप को वेल इन्फॉर्म रखने के लिए कि हर एक इंफॉर्मेशन इसके पास में होनी चाहिए, इसने बहुत सारे जासूस लगा दिए हर एक डिपार्टमेंट में, ठीक है। बहुत सारे स्पाइसेस हुआ करते थे हर एक इसमें, ताकि हर एक जगह की जो न्यूज है उसके पास में आती रहे, और वो किसी भी खबर से अछूता नहीं रहे। उसके पास पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन उसके एम्पायर की होनी चाहिए, ठीक है। इसने क्या किया, एक बहुत अच्छी जो सेंट्रलाइज्ड आर्मी होती है वो भी मतलब क्रिएट की। मतलब ही ऑल्सो ऑर्गेनाइज अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड आर्मी टू डील विद इंटरनल डिस्टर्बेंस एंड रिपील द मंगोल हु पोज्ड अ सीरियस थ्रेट टू द दिल्ली सल्तनत। अब जो सेंट्रलाइज आर्मी था उसका काम क्या था कि इसके साथ में बहुत सारे इंटरनल डिस्टर्बेंस थे, क्योंकि इसने क्या किया था कि जो नोबल्स होते हैं उसको खत्म करना शुरू किया। तो ऑब्वियस सी बात है कि उस टाइम तक के आपस में इतने ज्यादा युद्ध हुआ करते थे, वॉर्स होते थे, बाहर के तो छोड़ो, आपस में ही सगे भाई भाई हो गए, सगे चाचा बाबा हो गए, हर एक तरीके के रिलेशंस में फाइट हुआ करती थी। किसके लिए? चेयर के लिए, कि कौन सुल्तान बने, के लिए होते रहता था। साथ ही साथ उस टाइम में जो मंगोल थे उनका भी एक थ्रेट चल रहा था कि वो दिल्ली सल्तनत पे आना चाहते थे। हालांकि इल्तुतमिश ने क्या किया था, चंगेज खां की मदद की थी, एंट्री न, जलालुद्दीन को एंट्री न दे करके उसको पनाह नहीं दी, तो उसने उसकी हेल्प की। तो चंगेज खां ने उस टाइम तक के यहाँ पर कोई भी आक्रमण नहीं किया। लेकिन ये जो प्रॉब्लम है अब यहाँ से चलने लगती है, ठीक है। बलबन वॉज वेरी पर्टिकुलर अबाउट मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर एंड ही गेव हार्श पनिशमेंट टू रॉबर्स एंड डिकोड्स, ठीक है। अब यहाँ पर अभी जस्ट हम लोगों ने पहले एक लाइन पढ़ी थी कि जो बलबन है वो बहुत ज्यादा पर्टिकुलर था, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट था,
लॉ और ऑर्डर के माहौल में हर चीज में बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट था तो वो जब भी उसके इसमें कोई रॉबरी होती थी, किसी टाइप का कोई ऑफेंस हुआ करता था, तो उसको बहुत ज्यादा हार्श पनिशमेंट भी दी जाती थी ताकि वो इंसान डबल ऐसा कुछ करने की सोचे भी ना। ठीक है, और जो बर्बन की जो हार्श पॉलिसी थी, मतलब मेथड थी किसी को पनिश करने की, तो इसे कहा जाता था पॉलिसी ऑफ ब्लड। ठीक है, सोच लो जब इसका नाम पॉलिसी ऑफ ब्लड है, दैट मीन ज्यादा हार्श पनिशमेंट हुआ करती थी, है ना। दे हेल्प हिम टू कंट्रोल द सिचुएशन। ओके, अच्छा, पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन, ठीक है, ये हुआ करती थी। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जो बलबन है उसने एक ग्रैंड कोड भी बनाया था। ठीक है, यहाँ पर इम्प्रेस टू द पीपल स्क्रिप्ट कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, बलबन ने एक कोड बनाया और वो वहां पर जब जाता था तो उसके साथ में बहुत सारे बॉडीगार्ड्स भी हुआ करते थे उसके सराउंडिंग टू प्रोटेक्ट हिम। ठीक है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसके साथ में बहुत सारी आर्मी मेंबर्स या जो बॉडीगार्ड्स हुआ करते थे वो भी रहते थे, ताकि वो उनको मतलब उस क्या कहना चाहिए, सिक्योर रख पाए, या उसकी सिक्योरिटी जो है वो टाइट करने के लिए। ओके, फिर बलबन जो है, बलबन ने ही इंट्रोड्यूस करवाया था एक कस्टम जिसको कहा जाता है सिजदा या पेबोस। ठीक है, अब ये क्या है, एक तरीके का ड्रेस है, और उस टाइम में इसको किसने लेकर के आया था, सिजदा और पेबोस को, जो बलबन है उसी ने। ये क्वेश्चन शायद आपसे पूछा जा सकता है। इट वॉज डन एम्फेसिस दैट द नोबल वर नॉट his equal. He instead that when the noble came to the court, they had to lie down on the floor and kiss the monarch's feet. Balban was one of main architect of Delhi Sultanate by arresting the power and prestige of the monarchy straighten of Delhi Sultanate. अब भाई पता है, अभी तक के हम लोगों ने क्या बताया था, ये कहा था ना कि जो किंग होता है वो सबसे ज्यादा सुप्रीम पावर होती है उसके पास में। ठीक है, तो यहाँ पर बलबन ने पता है ये क्या किया कि अभी तक के हम लोगों ने जब इल्तुतमिश में देखा था तो वहां पर चहलगामी को भी इक्वल रखा था, नोबल्स को रखा हुआ था, लेकिन यहाँ से बलबन क्या करता है, वो कहता है कि जितने भी नोबल्स है वो उनके बराबर तो हो ही नहीं सकते। जब भी वो कोर्ट में आया करते थे तो वो सुल्तान के पैर छूते थे और उसके पैर को किस करते थे। ठीक है, ये बताने के लिए कि आप भाई हमारे लिए भगवान के तुल्य हो। तो ये कितनी बड़ी बात हुआ करती थी कि जब भी कोई कोर्ट में आ रहा है तो उसे सबसे पहले उस राजा को भगवान के जैसे पूजना है। ठीक है, मतलब उसके सामने घुटने टेकना है, उसके पैरों को किस करना है। तो भाई ये बहुत ही अलग लेवल की बात हो जाती है। और ये सारी चीजें किसने की, बलबन ने। ठीक है, उसने अपने आप को सबसे बड़ा बताया, उसने अपने आप को जो जितने भी नोबल्स थे उन सब से हटा करके बहुत ज्यादा हाई लेवल पे एक्सप्लेन किया। तो यहाँ तक की कहानी थी हमारे पास में बलबन की। अब इसके बाद में हमारे पास में एक नेक्स्ट डायनेस्टी आ जाती है और वो डायनेस्टी है द खिलजी डायनेस्टी। ठीक है, अब स्लेव जो डायनेस्टी थी वहां पर अभी तक के क्या था कि यहाँ पर जो सिस्टम चल रहा था, स्लेव, फिर उसके बाद में उसके बेटे या उसके सन इन लॉ थे, फिर उसके बाद में ऐसे ही चलते चलते जो है कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर के हमने बात कर ली कहाँ तक के, बलबन तक की, और ये बात होगी हमारी खत्म। अब हम बात करते हैं शुरुआत किसकी, खिलजी डायनेस्टी की। अब खिलजी जो डायनेस्टी है वो बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा ही देखने को मिलेगा आपको। इसमें 3 से 4 रूरल को पढ़ना है, दैट्स इट। इसके ज्यादा आपको आगे कुछ भी नहीं करना, जिसमें से इंपॉर्टेंट आपके पास में अलाउद्दीन खिलजी है। अलाउद्दीन खिलजी से आपको एक मूवी याद आ रही होंगी, करेक्ट। यस, आपने मूवी देखी होंगी तो आपको ये चैप्टर जो है समझने में इजी पड़ जाएगा। तो खिलजी डायनेस्टी जो है वो आपको चलेंगी 1290 टू 1320 एडी के बीच तक के। ठीक है, तो कैसे होती है शुरुआत द खिलजी डायनेस्टी की, तो देखो जब बलबन खत्म होता है, ठीक है, तो दिल्ली जो है कुछ टाइम तक के देयर वाज कंफ्यूजन इन दिल्ली फॉर सम टाइम, चलते रहता है। उसका जो ग्रैंडसन आता है हितू वो होता है, फिर उसके बाद में मतलब क्या होता है, इस तरीके से वो आते रहता है, और फिर एक टाइम आता है कि दिल्ली सल्तनत जो है वो वीक होने लगती है। ठीक है, कैतूब आता है लेकिन वो एक बहुत ही वीक रूरल होता है, और इस बात का एडवांटेज लिया जाता है एक नए ग्रुप के द्वारा, और वो ग्रुप होता है खलजी का। ठीक है, वो पावर में आता है। देखो अभी तक हमने यही बात पढ़ी है ना कि जैसे कि कोई भी एक वीकर सेक्शन आता है तो उसका फायदा उठा करके एक दूसरा एम्पीरियर आता है और उसको वहां पर अटैक करके वहां पर वो अपना हक कर लेता है और वहां का वो रूरल बन जाता है। तो सिमिलरली जब बलबन आता है तो बलबन का जो बेटा होता है, सॉरी उसका बेटे का बेटा जो होता है ग्रैंडसन, ठीक है, वो आता है, वो बहुत ज्यादा वीक होता है, और इस बात का फायदा उठाया जाता है किसके थ्रू, ठीक है, खलजी।
ओके तो ये जो खलजीज होते थे तो ये पावर में आते हैं और यहाँ पर जो जलालुद्दीन खलजी जो है वो उसको खत्म करता है, किसको, जो स्लेव डायनेस्टी है इसको खत्म करता है। और ये पावर कहते हैं जलालुद्दीन खलजी 1290 से लेकर के 96 तक के। तो भाई अब ये भी कितना कम समय तक के रहे। तो आप ये बात याद रखिए कि जिस तरीके से कैसे कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 तक के ही रहे, ठीक है, 4 साल तक ही रहे, फिर वो उनकी डेथ हो गई। तो सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसा होता है, ये बंदा 6 साल तक के रहता है, फिर इन्हीं का एक भतीजा होता है जिसका नाम है अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। तो अलाउद्दीन जो खलजी है, सॉरी मैं उसे खिलजी ही प्रोनाउंस करती हूँ, तो ये उनका मर्डर कर करके जो है अपने है वो अपने नाम कर लेते हैं, बन जाता है अलाउद्दीन खलजी। तो फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी जो है वो कौन सा हुआ, जलालुद्दीन खलजी, ठीक है। ही रूल्ड फॉर अ ब्रीफ पीरियड ऑफ ओनली 6 ईयर, ठीक है, ये सिर्फ 6 साल यहाँ पर काम करते हैं। ही वॉज मर्डर बाय हिज नेफ्यू अलाउद्दीन खिलजी हु बिकेम लेटर हिज हेयर, ठीक है। बाद में मतलब क्या है, मतलब यहाँ पे जो अलाउद्दीन खिलजी है इन्हें इसका मर्डर कर दिया और इस एम्पायर में ये यहाँ पर शामिल हो गए। अब हम अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़े तो अलाउद्दीन खिलजी जो है 1296 से लेकर के 1316 एडी के बीच में यहाँ पर एम्पीरियर होता है। इस बीच में जो कहना चाहिए जो खलजी डायनेस्टी है तो उसका जो रियल एम्पीरियर है वो यही थे, जिन्होंने उसको बहुत लंबा ब्रॉड फैलाया, बहुत जगह की विजय हासिल की, मतलब इधर गुजरात तक के ये पहुंच चुके थे। तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, मतलब ये दोनों में ही बहुत ज्यादा कैपेबल था। कैसे, इफिशिएंट भी था, मतलब खिलजी वाज अ वेरी इफिशिएंट एंड कैपेबल रूलर, ठीक है। चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव के ऊपर बात करें, चाहे हम मिलिट्री के ऊपर बात करें, दोनों में ही ये बहुत कैपेबल था। और इसी के टाइम में दिल्ली सल्तनत जो है वो बहुत ज्यादा एक्सपेंडेड हुई, मतलब दिल्ली सल्तनत ने अपनी जो बाउंड्रीज है उसको बहुत हद तक के बढ़ाया था, क्योंकि इतना अच्छा जो क्या कहना चाहिए इंपीरियर जो इतना कैपेबल हो, जो इतना एफिशिएंट हो, उसने यहाँ पर काम किया। अब अलाउद्दीन ने एक वास्ट एम्पायर जो है वो स्टैब्लिश कर चुका था। उसने गुजरात को भी अपने एक्सेस में ले लिया, वहां के पोर्ट जो है हिज कॉन्क्यूस्ट ऑफ गुजरात गेव हिम एक्सेस टू इट्स पार्ट्स, है ना। और ओवरसीज ट्रेड, वहां पर जो समुद्रों का जो व्यापार हुआ करता था वो भी उसने अपने अंडर में ले लिया। उसने गुजरात तो लिया ही लिया, उसके जो किनारे थे समुद्री वो ट्रेड जो थे वो लिए, साथ ही साथ उसने राजस्थान को भी अपने अंडर में कर लिया, ठीक है। तो ये तो हमारी इधर साइड की बात होगी। अगर हम साउथ के ऊपर बात करें तो साउथ में इसने क्या किया, इसका जो कमांडर था मलिक काफूर, ठीक है। तो मलिक काफूर को उसने ढक्कन वाले एरिया को कंट्रोल करने के लिए भेजा, और वहां से मलिक काफूर क्या करता था, जो रिच किंगडम्स होते थे, ठीक है, मलिक काफूर टू ब्रिंग द रिच किंगडम ऑफ द डक्कन अंडर कंट्रोल, तो उसने मलिक काफूर को भेजा था डक्कन के जितने रिच किंगडम्स थे उसको अपने अंडर में लेने के लिए। अब मलिक काफूर ने साउथ में 2 कैंपेन स्टार्ट किए थे, ठीक है। फर्स्ट कैंपेन ये था वारंगल, ठीक है, जो कि तेलंगाना एरिया में था, एंड द अदर वो जो था वो क्या था, द्वार मुद्रा, ठीक है, द्वर्शन मुद्रा एंड मबर, ठीक है, जो मॉडर्न कर्नाटका है ये वाले एरिया में, और मदुरई। तो मलिक काफूर इन दोनों एरिया में जाता है अपनी विजय हासिल करने के लिए। आप देख सकते हैं मलिक काफूर को, कि यूं कहे तो जो अलाउद्दीन खिलजी है उसका सबसे वो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड कहा जाता है ना, तो बस वही इसी तरीके से था मलिक काफूर। तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, गुजरात राजस्थान वाले एरिया को अपने अंडर में लिया। और सिमिलरली मलिक काफूर 2 कैंपेन में जाता है, एक तो तेलंगाना वाले पे और कर्नाटक और मदुरई वाले एरिया में भी ये अपनी जो एम्पायर है उसको बढ़ाता है। फॉर द फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि जो मुस्लिम आर्मी थी वो साउथ में एंटर करती है, साउथ के मदुरई में एंटर करती है, और वहां से बहुत सारा वेल्थ लेकर के रिटर्न होती है। अभी तक के साउथ में कोई भी मुस्लिम आर्मी जो है वो एंटर नहीं की थी, बट अब यहाँ पर ऐसा होता है कि मुस्लिम आर्मी साउथ में एंटर होती है और वहां से बहुत ज्यादा वेल्थ लेकर के रिटर्न होती है। साथ ही साथ क्या होता है कि अलाउद्दीन जो है वो मंगोल से भी डील करता है, और अपने जो एम्पायर है, इतना जो वास्ट एम्पायर है उसको प्रोटेक्ट भी करता है, ठीक है। और हमें पता है कि जो अलाउद्दीन है उसके पास में बहुत अच्छी एक इफिशिएंट आर्मी है जो कि उसकी मदद करती है। तो ये आर्मी जो है उसको यहाँ पर काम है, ठीक है। इसकी आर्मी की भी बहुत ज्यादा स्पेशलिटीज होती है जो कि अब आगे चल करके पढ़ने वाले हैं। अब अलाउद्दीन क्या करता है, इसने जो पुराने फोर्ट्स थे उसको भी रिपेयर कराया,
साथ ही साथ उसने बहुत सारे नए फोर्ट्स भी बिल्ड करवाए। ठीक है, अब नए फोर्ट्स बनाने का मतलब क्या, रीजन क्या होता था कि उस टाइम में सिक्योरिटी पर्पज से इन चीजों को बनाया जाता था। ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी वॉल्स है, बहुत सिक्योर है, एकदम टाइटली, मतलब हाईली सिक्योरिटी है वहां पर वॉल्स के ऊपर। तो अगर कोई एनिमी आपके ऊपर अटैक कर रहा है तो पहली बात कि आपकी जो वॉल्स है, वॉल्स ऑफ फोर्ट जो है, वो आपको सबसे पहले प्रोटेक्ट करने वाली। ठीक है, जब तक कि वो प्रोटेक्ट कर रही है तब तक आप संभल सकते हो और उस अटैक का जो है आप उसका कोई ना कोई जवाब टाइम पे दे सकते हो। तो उसने पुराने जितने नॉर्थ वेस्टर्न में जितने फोर्ट्स थे उसको रिपेयर करवाया, उसके साथ में उसने नए फोर्ट्स बनाए, जिसमें से एक फोर्ट था सिरी में। ठीक है, जिसको कहा गया है सिरी फोर्ट जो है वो कहा जाता है। ठीक है, तो सिरी वाला जो फोर्ट है, यहाँ पर सिमिलरली यहाँ पर एक वाटर रिजर्वर भी है जो कि बड़ा फेमस है। और ये क्या करता है, अपनी जो है ना, अलाउद्दीन बिल्ड टू प्रोटेक्ट द पीपल फ्रॉम मंगोल इन्वेजन। ठीक है, अब इनसे प्रोटेक्ट करने के लिए वो यहाँ पर क्या करता है, एक फोर्ट बनाता है और सिरी को ही अपनी कैपिटल भी बना देता है। सिरी बिकेम द कैपिटल ऑफ द खलजीज। सिरी इज द थर्ड सिटी ऑफ दिल्ली। अब सिरी जो है वो दिल्ली की थर्ड सिटी थी और वहीं पर ये अपनी क्या करता है, कैपिटल भी बना देता है। इसी के साथ में थोड़ा आगे बढ़े तो अब हम बात करते हैं मार्केट पॉलिसी ऑफ अलाउद्दीन। ठीक है, जो कि ना सिर्फ यहाँ पर फेमस थी, इवन पूरे वर्ल्ड में भी इसकी जो मार्केट पॉलिसी थी वो बड़ी ही फेमस थी। तो भाई अब इसकी मार्केट पॉलिसी क्यों फेमस थी, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो इसके मार्केट में पता है सारी जो चीजें होती थी, मतलब सारी चीजें इसको मिलती थी और इसके साथ में एक अच्छा खासा डिस्काउंट जो है ये अपने आर्मी के लोगों को देता था। क्यों, क्योंकि भाई ये अड़े पे इसकी मदद कर रही है तो ये इसको हमेशा अपने कंट्रोल में लेकर के चलता था। ठीक है, कि मैं इन्हें अच्छी से अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड कराऊंगा ताकि ये हमेशा मेरे लिए अवेलेबल रहे और ये हमेशा मेरे लिए काम करते रहे। तो अलाउद्दीन जो है इसने मार्केट कंट्रोल किया, वो ग्रेट वंडर ऑफ पूरा वर्ड बना। ठीक है, इसके साथ में इसने हर एक चीज की कमोडिटीज के जो है फिक्स्ड द कॉस्ट की है। ठीक है, मतलब जितने कॉस्ट रहते सबके फिक्स्ड रखे, जिसमें इसके फूड ग्रेन्स हुआ, शुगर हुआ, कुकिंग ऑयल हुआ, इवन वहां पे हॉर्सेस, कैटल, इन सबके वहां पर एक फिक्स्ड प्राइस जो है वो रखे जाते थे और स्पेशली उनकी आर्मी फोर्सेस के लिए। अगर इसके साथ में कोई गड़बड़ होती है, मतलब प्राइस को लेकर के, कि कोई शॉपकीपर जो है वो किसी को कम दाम में बहुत सारा अकेले में सामान निकलवा रहा है, किसी को बहुत ज्यादा हाईली रेट पे दे रहा है, तो इस टाइप के अगर कोई भी मतलब वहां पर तिकड़म होते थे तो उनको बहुत बुरी पनिशमेंट भी दी जाती थी। ठीक है, मतलब जो वेट वगैरह को लेकर के होता है ना कि 4 किलो चीनी देनी है तो उसको 3 किलो में ही निपटा देते हैं, तो इस टाइप के कुछ भी होते थे तो वहां पर क्या होता था कि इनको हार्श पनिशमेंट देते थे। और इस वजह से क्या होता था कि वहां की जो नॉर्मल जनता है वो बड़ी खुश थी, उनको बड़े बेनिफिट हो रहे हैं क्योंकि सारी चीजें इक्वली आपको मिल रही है ना। फिर उसके बाद में अलाउद्दीन के मार्केट में ना मतलब 3 चीजें थी। ठीक है, उसका मार्केट जो है वो 3 टाइप के मार्केट सेटअप किए थे उसने। पहला मार्केट वो था जहां पर वो प्रोवाइड कराता था। ठीक है, जहां पर पूरे जितने अनाज है, ग्रेन, शुगर, कुकिंग ऑयल, ये सारी चीजें प्रोवाइड कराएगा। सेकंड मार्केट उसका ये था जहां पर वो एकदम कॉस्टली जो क्लोथ्स होते थे, ठीक है, जो हाई सोसाइटी के लोग पहनते हैं, तो वो कॉस्टली क्लोथ्स प्रोवाइड किए जाते थे। और जो थर्ड मार्केट था वो था किसका, हॉर्सेज एंड कैटल्स का। ठीक है, यहाँ से जो हॉर्सेज है उसकी आर्मी को प्रोवाइड किए जाते थे और वो भी अच्छी ब्रीड के, बहुत अच्छे अच्छे जो हॉर्सेज होते हैं, ताकि वो युद्ध में कभी उनके किसी भी प्रकार का धोखा न दे सके। ठीक है, और इन सबको कंट्रोल करने के लिए इनके पास में होता था शहनाम। ठीक है, शाह नाम, और ये जो है सारे जो प्राइजेस होते हैं उसको स्ट्रिक्टली कंट्रोल करता था। जितने भी मार्केट के काम होते थे उन सबको स्ट्रिक्टली काम करता था और उनके ऊपर राजा के अकॉर्डिंग उसको फॉलो भी करता था। अब हम बात कर ले इसकी मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन की। देखो, जो अलाउद्दीन है उसमें 2 चीजें आपको बहुत इंपॉर्टेंटली देखनी होंगी। फर्स्ट वन, उसकी जो मार्केट पॉलिसी है। ठीक है, और मार्केट पॉलिसी मैंने आपको बहुत ही इजीली वे में समझा दी है कि उसकी मार्केट 3 टाइप के थे। एक तो फूड ग्रेन के लिए था, दूसरा कॉस्टली क्लॉथ के लिए था और थर्ड जो था वो हॉर्सेज एंड कैटल्स के लिए था। ठीक है, सबके एकदम फिक्स्ड प्राइस थे। अगर इसके साथ में कोई गड़बड़ करता था तो उसको हार्श पनिशमेंट मिला करती थी। तो ये हो गया आपका मार्केट पॉलिसी। ओके, डन। देन हम बात करते हैं मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन की। अब मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन क्या था, जस्ट मैंने आपको बताया कि इसकी मिलिट्री भी बहुत अच्छी थी। तो इसके पास में मतलब दिल्ली सल्तनत में पहला ऐसा
सुल्तान था या किंग था जिसने अपनी जो आर्मी है उसको बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखा हुआ था, और इसकी आर्मी जो है वो वेल इक्विपमेंट स्टैंडिंग आर्मी थी। ठीक है, अभी तक के हम लोगों ने देखा था कई जगह पर कि वहां पर जो आर्मी होती थी इन एंशिएंट एरा की तुरंत क्रिएट की जाती थी। ठीक है, जब भी युद्ध वाले अगर कोई सिचुएशन आती थी, वॉर वाली कंडीशन आती थी, तो वहां पर आर्मी को तुरंत बनाया जाता था। यहाँ पर मतलब फिर उसके बाद में थोड़े टाइम बाद हमने ये भी देख लिया था कि सबके पास स्टैंडिंग आर्मी भी होती है। ठीक है, लेकिन इसकी आर्मी में एक खास बात थी कि इसकी आर्मी के पास में वेल इक्विपमेंट थे पूरी अच्छी तरीके से, इनके पास में बहुत अच्छे अच्छे पेड वाले सोल्जर्स हुआ करते थे, इनको मार्केट में एक्स्ट्रा बेनिफिट दिए जाते थे ताकि कभी भी मतलब मेन टाइम में कर ही नहीं सकते। इनको बहुत अच्छे अच्छे जो हॉर्सेस होते हैं बाहर से इंपोर्ट कराए वाले, अच्छी ब्रीड के जो हॉर्सेस होते हैं वो प्रोवाइड कराए जाते थे। तो हॉर्सेस वर ब्रांडेड सो दैट दे कुड नॉट बी एक्सचेंज्ड फॉर चीपर हॉर्सेस। तो ये लोग क्या करते थे कि जो हॉर्सेस है वो बहुत ब्रांडेड होते थे, तो चीपर हॉर्सेस से एक्सचेंज करने का भाई संबंध ही खत्म हो जाता है, कोई संबंध ही नहीं रहता है। ठीक है, अब इनके पास में एक होता था चेहरा। ठीक है, अब ये चेहरा क्या होता है कि जहां पर हर एक सोल्जर के जो सब्सटीट्यूशन है, ठीक है, और डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ ई सोल्जर वाज कीप्ट टू प्रिवेंट सब्सटीट्यूशन, की हर एक सोल्जर्स के बारे में एकदम डिटेल जो डिस्क्रिप्शंस होते हैं वो भी लिखे जाते थे कि भाई मेरी आर्मी में जो लोग आ रहे हैं तो उनकी इंफॉर्मेशन भी मेरे पास में पूरी पूरी होनी चाहिए। अब अलाउद्दीन खिलजी के एडमिनिस्ट्रेशन की थर्ड जो स्पेशलिटी आती है वो ये है लैंड रेवेन्यू। ठीक है, अब लैंड रेवेन्यू उसने किस तरीके से रखा था, देखो अब लैंड रेवेन्यू जो है पूरा की पूरा जो मार्केट है इसके पास में, अपार्ट फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ द मार्केट अलाउद्दीन टुक इम्पोर्ट स्टेप इन द फील्ड ऑफ लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। इसने मार्केट का जो है उसको कंट्रोल तो किया ही किया, साथ ही साथ उसने लैंड रेवेन्यू जो है इस इलाके में भी, इस एडमिनिस्ट्रेशन में भी उसने बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए। ठीक है, अब लैंड रेवेन्यू जो है इसमें उसके ऊपर डिपेंड करता था कि जो लैंड होल्डर्स हुआ करते थे। ठीक है, ऐसा नहीं कि हर किसी से इसको रेवेन्यू लेना है। तो इसने ना क्या किया वहां पे, इसका सबसे बड़ा एक बहुत अच्छा काम ये था कि इसने जो लैंड जिसके पास जितनी ज्यादा है उसके अकॉर्डिंग इसने रेवेन्यू कलेक्ट किया। ठीक है, अब जिसके पास ज्यादा लैंड मतलब जो बड़े लैंड ओनर्स है उसने ज्यादा रेवेन्यू दिया, छोटे वाले ने छोटा। तो इससे क्या चीज हुई कि इससे जो गरीब लोग थे जो है ना जिनके पास कम लैंड्स थे, जो पुअर थे, तो उनके ऊपर बर्डन ही नहीं बढ़ा रेवेन्यू का, क्योंकि इसने सिंपल सा था कि जिसके पास ज्यादा है उसी से रेवेन्यू कलेक्ट करना है। तो जो पुअर थे तो वो इसके बर्डन से बच गए, और बर्डन से बच गए तो ऑब्वियसली मतलब जनता खुश है तो राजा तो ऑटोमेटिकली खुश ही रहने वाला है। The Sultan also kept a strict watch on the local officer responsible for revenue collection. Their account was strictly checked so that they could not cheat the state. अब जो रेवेन्यू कलेक्शन वाले जो लोग होते थे, जो ऑफिसर्स हुआ करते थे, तो इसके ऊपर भी जो राजा है, जो किंग है, वो सुल्तान जो है वो स्ट्रिक्टली उनके ऊपर कंट्रोल करके रखता था। इन्हें टाइम टू टाइम नोटिस करते रहता था, ताकि क्या होता है कि कई बार हम लोगों ने पहले टाइम में पढ़ा था कि जो लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं वही सबसे ज्यादा अमीर हो जाते हैं और वो गरीबों का बहुत ज्यादा शोषण भी करते हैं। तो यहाँ पर ये चीज नहीं हुई, सुल्तान ने सबके ऊपर स्ट्रिक्टली वॉच रखा, ताकि जिससे क्या होगा कि गरीबों के ऊपर कोई प्रेशर ना हो और वो स्टेट को चीट भी ना कर पाए, है ना। स्टेट का पैसा स्टेट के अंदर ही आना चाहिए, ना कि उनके पास में एज अ ब्लैक मनी जो है वो स्टोर होना चाहिए। अब अलाउद्दीन जो खिलजी है उसकी डेथ हो जाती है। अभी तक की हमारी कहानी जो है वो अलाउद्दीन खिलजी पे आ जाती है। अब अलाउद्दीन खिलजी की डेथ हो जाती है, तो इसके बाद में क्या होता है कि दिल्ली सल्तनत जो है वो फिर से क्या हो जाती है, थोड़ी कमजोर हो जाती है। वहां पर बहुत सारे षड्यंत्र होने लगते हैं, कंफ्यूजन होने लगते हैं। तो इस बीच में क्या होता है, एक नई डायनेस्टी आती है और उसका नाम होता है तुगलक। ठीक है, तुगलक डायनेस्टी जो कि काम करेंगी 1320 से 1412 के बीच में, ये यूं कह ले 1320 टू 1412 के बीच तक के तुगलक डायनेस्टी आती है। देखो तुगलक की स्टोरी समझ में आई आपको कि तुगलक कब आता है, कि जैसे ही अलाउद्दीन की डेथ होती है तो उसके बाद में दिल्ली है यूं कहे वो अनाथ हो गया है। अब उस जगह आने के लिए क्या है, एक नया वंश आता है जिसका नाम होता है तुगलक डायनेस्टी, और इसके फाउंडर होते हैं गयासुद्दीन तुगलक।
ठीक है। तो गयासुद्दीन तुगलक एंट्री करता है 1320 में और ये 24 तक के यहाँ पर काम करता है। एक चीज नोटिस करना आपने, हमने कुतुबुद्दीन ऐबक पढ़ा था, वो क्या 12 से 1210 तक की काम करता है, 12 से 1210 तक के। फिर उसके बाद में जलालुद्दीन जो है वो भी 6 साल तक के काम करता है। ठीक है। अब तुगलक आता है तो तुगलक भी 4 साल तक की करेगा। तो यहाँ पर 6-4 ऐसे ही चलने वाले हैं। ठीक है। तुगलक जो है ये एक बहुत बड़ा फोर्ट बनाता है तुगलाबाद में। ठीक है। जो कि आप एक एज अ खंडर आप देख सकते हैं पिक्चर्स में। और तुगलाबाद जो है वो कैपिटल होती है, थर्ड कैपिटल किसकी, दिल्ली की। ठीक है। अब यहाँ तक की जो स्टोरी है ये तो हो गई कि थर्ड कैपिटल होती है दिल्ली की। अलाउद्दीन के बाद में यहाँ तक के हम पहुंच गए तुगलक तक के। आपको एक एक नाम अच्छे से याद रखना है। तो जरूरी है कि आप हमारे लेक्चर के बाद में एक बार फिर से पूरी बुक रीड करेंगे, चैप्टर रिवाइज करेंगे, लेक्चर ऑन कर लेंगे साथ ही साथ। तो पूरी स्टोरी जो है बाय नेम आपको चीजें जो है वो याद होती चले जाएंगी। ठीक है। मुझे भी याद करने में बहुत समय लगा भाई, और मैंने तो बहुत ही रफली नोट्स बनाए हैं इन चीजों को याद करने के लिए। जैसे कि मैंने ना एक पेज में पूरा की पूरा जो दिल्ली सल्तनत है वो फिनिश हो गया। इतनी सारी जो चीजें हैं जो एज अ नोट है, क्योंकि हमें आंसर लिखना है तो ये चीजें हमें पता होनी चाहिए। लेकिन इतनी सारी चीजों को याद रखने के लिए आपके पास में सिर्फ एक चार्ट होना चाहिए कि इस चार्ट के थ्रू आप सारी की सारी चीजों को रिवाइज कर ले फटाफट कि कुतुबुद्दीन कब आया, इतने टाइम से इतने टाइम आया। यहाँ पर एक लाइन बनाइए जिसमें 4 पॉइंट डालिए, उसकी स्पेशलिटी लिखिए, देन बस तुरंत इल्तुतमिश पे आइए, उसके बाद में 4 लाइन डालिए और फिर डन। ठीक है। एक टाइम आएगा कि आपका ये जो एक पेज है वो आपके आधे पेज में कन्वर्ट हो जाएगा, आई गारंटी। ओके। तो थर्ड कैपिटल जो होती है वो क्या हो जाती है इसकी, तुगलकाबाद, जहां पर ये एक फोर्ट बनाता है। अब गयासुद्दीन के बाद में इसका बेटा आता है मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है। नाम सबके ऐसे आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज करेंगे, मोहम्मद गजनी, मोहम्मद गौरी। ठीक है। फिर उसके बाद में अब आ रहा है आपके पास में मोहम्मद तुगलक। ठीक है। तो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं इनके बीच में डिफरेंसेस है। तो अब क्या होता है 1324 से लेकर के 1351 के बीच में मोहम्मद बिन तुगलक जो है ये काम करता है, या इसका यहाँ पर क्या कहते हैं राजपाट होता है। अब इस टाइम में क्या होता है, इस टाइम में ये वाला जो टाइम पीरियड चलता है तो यहाँ पर ये वाला जो मोहम्मद बिन तुगलक है बहुत सारे इसमें मतलब इम्पोर्टेंट रोल भी प्ले करता है, क्योंकि यहाँ पर जो मंगोलों का आक्रमण होता है या जो मंगोल इन्वेंशन होता है तो वहां पर वो ये क्या करता है मोहम्मद बिन तुगलक उसको सक्सेसफुली क्या करता है जीत लेता है। ठीक है। ही सक्सेसफुली रिपल्स द अटैक बाय द मंगोल्स, उसका जो अटैक होता है उसको जीत लेता है। क्योंकि मंगोल से तो भाई अभी तक के लोग जो है वो भाग रहे थे। इवन इल्तुतमिश इतना बड़ा जो सुल्तान है उसके बाद में भी उसने मंगोलों से पंगे लेना जो है वो उचित नहीं समझा, लेकिन यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो उसको हरा देता है। ठीक है। तो यहाँ पर ये रिमार्केबल जो है रिमार्केबल रूरल होता है इस टाइम पीरियड का, इसके लिए भी आप इसको याद कर सकते हो। फिर उसके बाद में ये मंगोलों को तो हराता ही हराता है, उसके साथ ही साथ ये बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने में भी इंटरेस्टेड होता है। ठीक है। मतलब हालांकि कई जीतें मिल गई है लेकिन इंसान को इतने ज्यादा एक्सपेरिमेंटल नहीं होना चाहिए, और ये ऐसी चीजें करता है इसके पास में पेशेंस नहीं था। ठीक है। ये इम्पेशेंट बंदा था, और इसी बीच में क्या करता है ये अपनी जो कैपिटल है वो शिफ्ट कहाँ कर देता है, ये कर देता है जहांपनाह में अपनी कैपिटल शिफ्ट फ्रॉम तुगलकाबाद। ठीक है। सबसे पहले हमने देखा दिल्ली में था, फिर उसके बाद में दिल्ली के जो सीरी में था, सीरी सेकेंड था जो कैपिटल शिफ्ट की गई थी अलाउद्दीन ने। देन हमने तुगलक में देखी थी कि क्या हुआ था, जो गयासुद्दीन तुगलक है उसने तुगलकाबाद में अपनी कैपिटल शिफ्ट कर दी, और जो फोर्थ कैपिटल है अब वो आती है कौन, जहांपनाह, और ये सेफ और सिक्योर नहीं होती है। बट मोहम्मद बिन तुगलक जो है इस बात को समझ ही नहीं पाता है, उसमें पेशेंस बहुत कम था। ठीक है। तो ये एक तरीके का एक्सपेरिमेंट था, और ये एक्सपेरिमेंट जो है उसका फेल हो गया। उसे लगता था कि ये ज्यादा सिक्योर है, बट ये बहुत टाइम तक यहाँ पर चला नहीं। यहाँ पर इसको फाइनेंशियली लॉस देखने को मिले, और फिर क्या होता है यहाँ से जो सुल्तान है उसका काम जो है वो धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाता है। तो सिमिलरली यहाँ से अब क्या चीजें देख रहे हैं, अलाउद्दीन के बाद में हमारे पास में दिल्ली सल्तनत की वीकनेस शुरू हो चुकी है। ठीक है। अब क्या होता है दिल्ली सल्तनत जो है वो कंप्लीटली वीक हो जाता है। तो यहाँ पर आते हैं तैमूर। ठीक है। अब तैमूर इन्वेशन होता है, यहाँ पर इन्वेजन
ऑफ दिल्ली इन द 1398 में। अब यहाँ पर तैमूर की एंट्री होती है और तैमूर जब अटैक करता है तो तैमूर के अटैक से दिल्ली जो है वो पहले से तो वीक था, ऑलमोस्ट और वीक हो जाता है, ठीक है। तैमूर जो है वो लोधी डायनेस्टी से रहता है और लोधी डायनेस्टी भी अभी हमारे पास आने वाली है, लेकिन यहाँ पर बीच में तैमूर का जो है ना 1398 के बीच में यहाँ पर अटैक होता है और ये इसको और ज्यादा वीक कर देता है, ठीक है। अब हम तैमूर जो है, तैमूर डायनेस्टी जो है उसको, जो लोधी डायनेस्टी है उसको बाद में पढ़ेंगे। तो तैमूर किसका पार्ट था? लोधी डायनेस्टी का था। सैयद डायनेस्टी वाज रिप्लेस्ड बाय द लोधीज हु वर ट्राइब्समैन। ओके, अब 1451 में क्या होता है कि बहलोल लोधी आता है जो कि टर्क का था, ठीक है, बट कुड क्लेम अ ब्लड रिलेशन विद चंगेज खान। और ये मतलब क्या है, एक्चुअली ये कहाँ सा टर्किश था और ये चंगेज खान जो मंगोल था उसके साथ में अपने रिलेशंस बताता है कि वी आर रिलेटिव्स, ठीक है। ही मोटिव फॉर राइडिंग इंडिया वाज टू स्नीज एंड वेल्थ ऑफ द दिल्ली सल्तनत। अब ये इसका इंडिया में आने का जो उद्देश्य था, ये पर्पस था, वो क्या था कि इंडिया से उसको लूटना था। जो दिल्ली सल्तनत के जो जितने भी सुल्तान थे तो उनकी प्रॉपर्टी, उनका धन, वो सारी चीजों को लूटने के पर्पज से ही यहाँ पर एंटर हुआ था। तो एक बार समझ में आई कि तैमूर इन्वेजन होता है तो यहाँ पर क्या होता है, दिल्ली सल्तनत जो है वो और ज्यादा वीक हो जाता है और तैमूर को हम अभी लोधी डायनेस्टी में पढ़ने वाले हैं क्योंकि ये इसी का एक पार्ट था। अब तैमूर जो है वो अपॉइंट करता है किसको? खिज़्र खां को। देखो अभी तक के हमने मोहम्मद बिन तुगलक पढ़ा, यहाँ पर स्टोरी में थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होगा, ठीक है, क्योंकि अब आप देखेंगे कि अभी हम लोगों ने जो है खिज़्र खान जो है वहां पर हम उसको पढ़ने शुरू कर देंगे। तो मैं आपका जो डाउट है वो कंप्लीट कराती हूँ, मतलब उसको क्लियर करती हूँ, ठीक है। देखो अब क्या होता है, जो तैमूर है, तैमूर 1398 करता है एट दिल्ली, ठीक है। अब इसने यहाँ पर अटैक किया, ठीक है। अब इसने अटैक किया क्योंकि यहाँ पर अभी हम जस्ट एक दूसरी चीज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो तैमूर को अभी आप ये याद रखो कि तैमूर बिलोंग करता है कहाँ से? लोधी से, ठीक है, मतलब इसका सही हो जाए उसको लोधी समझ लो, लोधी डायनेस्टी से बिलोंग करता है। अब इसने यहाँ पर अटैक किया, इनको बहुत लूटा और दिल्ली को और ज्यादा वीक कर दिया। अब तैमूर क्या करता है, खिज़्र खां को अपॉइंट करता है एज ए डिप्टी, ठीक है। अब वो उसका डिप्टी करता है, डिप्टी रिटर्निंग टू समरकंद, ही मेड खिज़्र खां द गवर्नर ऑफ मुल्तान, लाहौर एंड दीपालपुर। लेटस खिज़्र खां कैप्चर्ड दिल्ली इन 1414 एडी एंड बिगेन द रूल ऑफ सैयद, यहाँ पे, ठीक है। अब इसने खिज़्र खां को यहाँ पर अपॉइंट करके एक गलती कर दी, तो ये क्या करता है, यहाँ पर इसको मेड खिज़्र खां द गवर्नर ऑफ किसका? मुल्तान का, लाहौर का, दीपालपुर का। लेकिन बाद में 1440 में क्या होता है, वो दिल्ली को भी अपने अंडर में ले लेता है और यहाँ से शुरुआत होती है सैयद डायनेस्टी की, क्योंकि खिज़्र है वो किससे बिलोंग करता है? सैयद डायनेस्टी से। तो यहाँ से अब हम पढ़ना शुरू करेंगे द सैयद डायनेस्टी, है ना, बिटवीन 1440 टू 1451 एडी के बीच में, ठीक है। अब ये बात कर रहे हैं तो अभी आपको एक चीज समझ में आई कि खिज़्र खां कहाँ से आया और सैयद डायनेस्टी कहाँ से आई। तो अभी तक के हम किसके ऊपर बात कर रहे थे? तुगलक की, ठीक है। तुगलक से अब हम सीधे जंप कर रहे हैं किसके ऊपर? सैयद की, ठीक है। बीच में आपको ये याद रखना है 1398 में होता है तैमूर अटैक, ठीक है। और तैमूर अटैक ही क्या करता है, जो इंडिया दिल्ली सल्तनत है उसको वीक कर देता है और तैमूर ही क्या करता है, खिज़्र खां को अपॉइंट करता है और फिर वही खिज़्र खां जो है वो दिल्ली में सैयद डायनेस्टी की शुरुआत करता है, ठीक है। खिज़्र खां led the foundation of the Sayyid dynasty and he was tolerant to rural after capturing Delhi. He ruled for 7 years and died in 1421. तो भाई एक बात तो आपने नोटिस कर ही ली होंगी कि जितने भी फाउंडर्स आ रहे हैं उन्होंने सिर्फ अपने एम्पायर को खड़ा किया है, अपनी डायनेस्टी बनाई है और उसके बाद में वो 5-6 साल में बस टाटा बाय बाय करके निकल रहे हैं, ठीक है। तो खिज़्र खां के बाद में इसका जो बेटा आता है वो आता है मुबारक शाह, ठीक है। मुबारक शाह काम करता है 1421 से लेकर के 34 के बीच में, ठीक है। अब ये जो है इसको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने होते हैं, चैलेंजेस उसके वहां के जो लोकल है उसके वजह से भी और वहां पर जो नोबल्स हुआ करते थे तो उनके वजह से भी इसको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने होते हैं। अब उसके बाद में आता है मोहम्मद शाह, ठीक है। अब मोहम्मद शाह जो है वो आता है 1434 से लेकर के 1443, थोड़ा नंबर एक्सचेंज कर देंगे, ठीक है। एंड अलाउद्दीन शाह सैयद सक्सीड हिम बट बोथ फेल्ड टू कंसोलिडेट देयर पोजीशन। अब
उसके बाद में फिर क्या आता है, मतलब ये मोहम्मद शाह के बाद में फिर आप देखेंगे अलाउद्दीन शाह आता है, जो कि 4043 से लेकर के 51 तक के रहता है, लेकिन दोनों ही फेल हो जाते हैं अपने काम को लेकर के, ठीक है, ये काम नहीं कर पाते हैं। तो फिर क्या होता है, दिल्ली जो है मतलब ये भी जहां पर वीकर रूरल आते हैं, ठीक है, नोटिस करना, जहां वाले रूरल आने शुरू हो जाता है, सुल्तान आने शुरू हो जाते हैं, मतलब उनकी जो सत्ता है वो दूसरी सत्ता के हाथ में ट्रांसफर होने लगती है, ठीक है। अब हमने अभी तक तैमूर पढ़ा हुआ था कि तैमूर ने ही खिजर खां को अपॉइंट किया था, डन। अब यहाँ से क्या होगा कि दिल्ली सल्तनत जो है वो किसके अंडर में चली जाती है, बहलोल लोदी के, ठीक है। यहाँ पर दो नाम आ गए हैं, एक तो तैमूर आया था जो लोदी डायनेस्टी का था, ठीक है, अब बहलोल लोदी जो है वो भी आता है, ठीक है। अब बहलोल लोदी कौन होता है, ये एक अफगान का नोबल होता है, ठीक है। तो बहलोल लोदी क्या करता है, ये शुरुआत करता है लोदी डायनेस्टी की, ठीक है, लोदी डायनेस्टी की शुरुआत करेगा, और ये कहां से कहां तक के चलता है, 1451 से 1526 एडी के बीच में ये चलता है। तो सैयद डायनेस्टी जो है उसको रिप्लेस कर दिया जाता है लोदी से, जो कि अफगान के एक्चुअल में ट्राइब्समैन होते हैं, ठीक है। 1451 में बहलोल लोदी बिकेम द रूरल ऑफ द दिल्ली, या यूं बात कर ले, बहलोल लोदी इज वाज द फाउंडर ऑफ लोदी डायनेस्टी, ठीक है। अब ये क्या करता है, अपनी जो क्या कहना चाहिए, दिल्ली जो सल्तनत है, डायनेस्टी है, उसको कहाँ तक एक्सटेंड करता है, वो पंजाब में जाता है, ठीक है, वेस्टर्न जो बिहार है वहां तक के ये इसको एक्सटेंड करता है, ठीक है, मतलब इधर पंजाब वाले एरिया से ये बिहार तक के चले जाता है। बहलोल लोदी वो सक्सीड विद द सन सिकंदर लोदी। अब बहलोल लोदी निकलते हैं तो भैया इनके बेटे आता है सिकंदर लोदी, जो कि आते हैं 1489 से 1517 तक के। अब सिकंदर लोदी जो है वो लोदी सल्तनत का सबसे इम्पोर्टेंट जो किरदार है वो आता है सिकंदर लोदी है, सबसे इम्पोर्टेंट सुल्तान जो होता है वो होता है, ठीक है। अब इसने क्या किया, जितने भी नोबल्स होते हैं उसको अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। नोबल्स का काम क्या होता है कि सुल्तान को अपने हाथ की कठपुतली बनाने का, लेकिन इसने क्या किया, जो नोबल्स होते हैं उसी को अपने कंट्रोल में ले लिया। इसने एक अच्छा इफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाया, ठीक है, जिसमें जस्टिस भी हुआ करता था। All the highway and the empire were made safe from the robbers and bandits, ठीक है, जितने भी रॉबर्स वगैरह होते थे, मतलब इसने अच्छा एम्पायर बनाया जहाँ पे जस्टिस भी मिलता था, और इसने अपने एम्पायर को सेफ भी रखा, जितनी भी रॉबरीज एंड बंडिट्स हुआ करती थी उन सारी चीजों से। The prices of the essential commodity were made cheap. He took keep interest in agriculture. He founded the city Agra and made it as capital, ठीक है। तो आगरा जो है वो किसने फाउंड किया था, याद रखना है, आगरा को हम क्यों याद रखते हैं, ताजमहल के वजह से। लेकिन उसके पहले हम बात करें कि आगरा किसने किया था, तो हम बात करेंगे कि सिकंदर लोदी जो है उसने फाउंड किया था आगरा को। और उसने अब अभी तक के हमारे पास में कौन एक क्या है, जहालत करके कुछ कैपिटल बनाई हुई थी अभी हमारे इसमें, ठीक है, मोहम्मद तुगलक के थ्रू। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि जो 5th कैपिटल आती है वो आ जाती है आगरा। तो आगरा में कैपिटल शिफ्ट हो गई है। आगरा जो है वो किसने बनाया है, सिकंदर लोदी ने। और जितनी भी कमोडिटीज होती थी उसको इन्होंने क्या किया, प्राइस जो है उसके बहुत कम कर दिए। तो ये इसकी स्पेशलिटी थी, ठीक है, इतनी सारी चीजें होती है इसके टाइम में। अब इसके बाद में आता है सिकंदर लोदी, सॉरी, सिकंदर लोदी के बाद में अब आता है इब्राहिम लोदी, ठीक है। अब इब्राहिम कब से कब तक के रहता है, 1517 टू 1526 एडी के बीच में, ठीक है। अब आता है इब्राहिम लोदी, ओके। तो अफगान चीफ और जो राजपूत रूरल्स होते हैं, तो ये अपनी इंडिपेंडेंस चाहते हैं, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि इब्राहिम लोदी जो है वो उसको थोड़ा सा क्रूर शासक वगैरह मान लिया गया था। तो अब यहाँ पर इसका खौफ चल रहा है इब्राहिम लोदी का। और यहीं पे क्या होता है कि जो अफगान के चीफ होते हैं और कुछ राजपूत होते हैं जो कि अपने आप को इंडिपेंडेंट करना चाहते हैं, ठीक है। इसी बीच में एक नाम आता है अफगान के चीफ का, जिसका नाम होता है दौलत खान लोदी, ठीक है। अब ये दौलत खान लोदी जो है यहाँ पर एक खेल खेल लेता है। और वो खेल क्या करता है, मतलब उस टाइम में ये जो पंजाब का गवर्नर होता है, ठीक है, दौलत खान, वो इनवाइट करता है बाबर को, ठीक है। बाबर वही जो कि अभी हम मुगल एम्पायर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये बाबर को इनवाइट करता है, किसको हराने के लिए, किसको खत्म करने के लिए, इब्राहिम लोदी को, ताकि यहाँ से मतलब, और इन्हें क्या लगा कि भैया बाबर आएगा, इसको हराएगा और हमारे को सबको इंडिपेंडेंट कर देगा, कुछ राजपूत के हाथों में सीट चली जाएंगी, कुछ एरिया, और कुछ एरिया जो है वो हमारे हाथ में आ जाएगा। तो कुल मिलाकर इब्राहिम लोदी को खत्म करना था। अब ये इन्वाइट कर लेता है सेंट्रल एशियन चीफ को,
ठीक है भाई, ये सेंट्रल एशियन चीफ होता है। ही इनवाइटेड बाबर अ सेंट्रल एशियन चीफ टू इन्वेड इंडिया एंड डिप्लेस इब्राहिम लोदी को ये करने के लिए। अब इसको क्या लग रहा है कि वो खुद इनवाइट करेगा, तो जब वो जीतेगा तो कुछ तो मेरा भी भला होगा। बाबर आता भी है भैया इन्विटेशन के ऊपर इंडिया में, और इब्राहिम लोदी के साथ में होता है बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है, द फेमस बैटल ऑफ पानीपत इन 1526 AD। ठीक है, यहाँ पर जो इब्राहिम लोदी है उसको हरा भी दिया जाता है, और इसके साथ में खत्म होता है लोदी डायनेस्टी, और साथ ही साथ खत्म हो जाता है दिल्ली सल्तनत। ठीक है, दिल्ली सल्तनत केम टू एन एंड। ठीक है, यहाँ के बाद में शुरू करेंगे हम मुगल एम्पायर। तो आपको समझ में आया कि दिल्ली सल्तनत जो है किस तरीके से काम करता है, कितने लोग यहाँ पर बीच बीच में आते हैं। मैं आपको एक बार फटाफट से रिवाइज करा दूं। देखो, सबसे पहले जो है वो आता है इंडिया में गजनी। गजनी अटैक करता है, 150 ईयर्स तक के कोई अटैक नहीं करता। फिर उसके बाद में आता है गौरी है, रिटर्न हो जाता है तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक को इंडिया छोड़ देता है। ठीक है, फिर कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में यहाँ से शुरू होता है स्लेव डायनेस्टी। ठीक है, इसके बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर के बलबन तक के स्लेव में चलते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में इल्तुतमिश आता है, इल्तुतमिश के बाद रजिया सुल्तान आती है, रजिया सुल्तान के बाद में इसके जो छोटे मोटे नगारे से भाई आते हैं वो सारे आते हैं। फिर मोहम्मद आते हैं, मोहम्मद बिन एक ऐसी नाम है वो आते हैं। देन एट द एंड आते हैं बलबन, और बलबन के साथ खत्म होता है स्लेव डायनेस्टी। फिर उसके बाद में जो नॉर्मल जो डायनेस्टीज है, ठीक है, वो शुरू होती है, जैसे कि खिलजी शुरू हुई। ठीक है, बलबन को हटा करके खिलजी आया, खिलजी के बाद में तुगलक, तुगलक के बाद लोदी, लोदी के बाद में फिर क्या सैयद है ना, सैयद है ना, सैयद आते हैं, फिर लोदी आते हैं। ठीक है, और जो लोदी होते हैं, लोदी हम लास्ट में पढ़ते हैं। ठीक है, लोदी एकदम एट द एंड आते हैं, और लोदी के बाद में ये समझ ले कि हम दिल्ली सल्तनत का एंड समझते हैं। अब आपको क्या करना है, पूरा एक ऐसा पेज बनाना है, और इस पेज में आपके साथ में क्या होगा, इस पेज में आपके साथ में एक एक डायनेस्टीज आएंगी, उसके रूरल्स होंगे, उसके इंपॉर्टेंट फीचर्स होंगे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपको अलाउद्दीन खिलजी को याद रखना है, उसकी मार्केट पॉलिसी, उसका मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन, उसका लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारी चीजें याद रखना है। और भी इंपॉर्टेंट जैसे तुगलक वाले हुए तो इन सारी चीजों को भी याद रखते हुए चलना है। तो अभी तक के इतना था, हमने लोदी जो है लोदी डायनेस्टी तक के पढ़ा, जहाँ पर दिल्ली सल्तनत जो है वो खत्म होती है। अब हम दिल्ली सल्तनत के एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर बात कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हम ये सारी चीजें भी तो हमें याद रखनी पड़ेंगी और समझनी भी पड़ेंगी। तो दिल्ली सल्तनत का जब एडमिनिस्ट्रेशन था, तो हालांकि हम सबके साथ में थोड़ा थोड़ा पढ़ते हुए चल रहे थे, आप थोड़ा डिटेल में और पढ़ लेते हैं। भैया, जो इस सल्तनत का एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब ये जो सल्तनत एडमिनिस्ट्रेशन है, तो उसका हेड कौन हुआ करता था? ऑलमोस्ट ऑलवेज जो सॉरी हैप्पी विंटर्स, ओके, क्योंकि ठंड बहुत लगनी शुरू हो गई है। तो हमेशा एडमिनिस्ट्रेशन का जो हेड है वो सुल्तानी हुआ करता था, और मतलब जो पूरा एम्पायर है उसका सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन जो है वो सुल्तान होता है। वो ना सिर्फ कमांडर इन चीफ है, चीफ जस्टिस भी है, वो सारी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उस एरिया में जो भी आउटसाइडर अटैक्स होने वाले हैं, इनसाइडर अटैक्स होते थे, तो उन सबसे प्रोटेक्ट करने का काम भी उसी का है। और हाँ, ये होता था कि ये हेड तो है, लेकिन इसकी हेल्प करने के लिए बहुत सारे मिनिस्टर्स हुआ करते थे। ठीक है, कहीं आपने देखा कि वहां पे चहलगामी था या ग्रुप ऑफ 40 पीपल्स था, ठीक है, जिन्हें नोबल्स कहा जाता था, और हर एक डिपार्टमेंट का अपना एक अलग अलग मिनिस्टर हुआ करता था। जैसे अगर आप इनकम की बात करें, एक्सपेंडिचर्स, रेवेन्यू कलेक्शन वगैरह के बारे में बात करें, तो वो हैंडल आपकी इनकम जो है स्टेट की, वहाँ के जो एक्सपेंडिचर्स है, जो रेवेन्यू कलेक्ट करना है, तो वो सारे काम वजीर हैंडल करता था। फिर जो और कंप्लेंट्स हुआ करती थी, उन सबको हैंडल करने के लिए अरीज मुमलिक था। ठीक है, चीफ सदर की किसके लिए होता था कि जितने भी मैटर होते थे रिलीजन के अकॉर्डिंग, उन सारे मैटर्स को हैंडल करता था चीफ सदर, और चीफ काजी जो है वो जस्टिस डिपार्टमेंट का हेड हुआ करता था। ठीक है, मतलब जो आज हमारा जुडिशरी है, तो वैसे ही वहां पर भी एक जस्टिस डिपार्टमेंट हुआ करता था, और जिसका हेड कौन है? काजी। तो आपको ये सारे नाम याद रखना है, जैसे कि इनकम, एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू कलेक्शन को कौन हैंडल कर रहा है?
वजीर कर रहा है, ठीक है। रिक्वायरमेंट्स जो होती है आर्मी में, जो उनकी कंप्लेंट्स हुआ करती है, उन सबको कौन हैंडल कर रहा है, अरीजे मुमालिक कर रहा है। फिर उसके बाद में जो भी रिलीजियस मैटर्स हुआ करते थे उसको हैंडल चीफ सदर करेगा, एंड चीफ काजी जो है वो जस्टिस डिपार्टमेंट को हैंडल करता था, ठीक है। कुछ पीपल ऐसे हुआ करते थे जो कि मिलिट्री और सिविलियन पोस्ट दोनों पर हुआ करते थे, ठीक है, जो कि इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही अफेयर्स को संभाल रहे हैं, और ऐसे लोगों को कहा जाता था नोबल्स, ठीक है। वही नोबल जो चहलगामी में थे, जो 40 लोगों का ग्रुप था, ठीक है। ये होते थे, इन लोगों को खान, मलिक, अमायर, ये सारे लोग कहे जाते थे, मतलब इनके नाम से इनको संबोधित किया जाता था। और इन्हें एज अ गिफ्ट रिस्पेक्टिवली इन्हें कभी 1000 हॉर्सेस, कभी 100, कभी 10,000 ऐसे जो है गिफ्ट भी किए जाते थे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर पोस्ट। इनके हिसाब से, मतलब जो जिसकी जिस टाइप की पोस्ट होती थी तो उसको उस हिसाब से वहां पर गिफ्ट भी किए जाते थे। स्लाइड काहे नहीं चेंज हो रही, ओके ओके हो गई। अब हम बात करते हैं डिवीजन ऑफ एम्पायर की, जो पूरा एम्पायर है उसका डिवीजन कैसे होता है। तो डिवीजन वही जिस तरीके से हमारा पूरा एक इंडिया है, कंट्री है, उसको हमने स्टेट में डाल रखा है। स्टेट जो है वो डिवीजन, जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें डिवाइड की गई है, और डिस्ट्रिक्ट जो है वो बहुत सारे विलेजेस एंड सिटीज में डिवाइडेड है। तो सिमिलरली दिल्ली सल्तनत जो है वो भी सूबा और प्रोविजन में डिवाइडेड थी, ठीक है। आप उसको सूबा कह ले या प्रोविजंस कह ले, और हर एक प्रोविजन जो है वो एक एक सिख या सिकेदार मतलब उसमें डिवाइड थी, और सिख विच फर्दर डिवाइडेड इनटू परगना एंड परगना इनटू विलेज, ठीक है। तो यहाँ पर किस टाइप का आपका वो चलेगा, देखो दिल्ली सल्तनत आपका बना, ठीक है, जैसे हम इंडिया का बनाते हैं उसी टाइप से। तो दिल्ली सल्तनत किस में कन्वर्ट होगा, ये कन्वर्ट होगा प्रोविजंस में, प्रोविंसेस, एंड देन ईच प्रोविंस इज डिवाइडेड इनटू सिख, ठीक है। इसको सिक्स ही पढ़ेंगे आई थिंक, क्योंकि इसका एक सिकेदार होता है जो उसको हैंडल करता है, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या हुआ, ये इसमें कन्वर्ट हुआ, और ये वाले जो है ये किस में कन्वर्ट होते हैं, ये कन्वर्ट होते हैं परगना में, और परगना आगे चल के कन्वर्ट होते हैं इन विलेजेस, ठीक है, विलेजेस में कन्वर्ट होते हैं। तो ये हो गया आपका पूरा। अब हम बात करते हैं जो हमारा सूबा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर सूबा पे आ जाते हैं, सूबा या प्रोविंस, ठीक है। तो ये जो प्रोविंस है, तो यहाँ पर क्या है, इसका जो हेड है वो क्या कहलाता है, मुक्ति, ठीक है। इसके हेड को हम कहते हैं मुक्ति, दैट अ सिख वाज कॉल्ड सिकेदार, ठीक है। अब यहाँ पर जो है मतलब ये मुक्ति हुआ, और फिर यहाँ पर ये जो सिख है, ये वाला जो नीचे है, इसके नीचे वाला जस्ट इसके जो सेकंड नंबर पे जो आता है, तो इसके 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 जो हेड है उसको हम क्या कहते हैं, सिकेदार, ठीक है। तो ये सिकेदार होता है। फिर जो परगना है, इसके नीचे एक बार परगना आ रहा है, तो इसका जो हेड है वो होता है अमीर, ठीक है। सारी चीजों को याद रखना है कि देखो दिल्ली सल्तनत को आपने प्रोविंस में डाला है, या आप उसको सूबा कह सकते हो। तो सूबा का जो हेड है उसको आपने क्या कहा है, मुक्ति कहा है। फिर उसको हमने डिवाइड किया था सिख में, और सिख के जो हेड है उसको हमने सिकेदार कहा। फिर हमने सिख को और डिवाइड किया था प्रोविंस में, तो प्रोविंस का जो हेड है उसको हम कहते हैं अमीर, और फिर हमने अमीर को डिवाइड किया, सॉरी जो प्रोविंस है उसको डिवाइड किया था विलेजेस में, और विलेज का जो हेड है उसको मुकदा कहा जाता है, ठीक है। या आप उसको पटवारी भी कह सकते हो, जो जितने भी लैंड ओनर्स है उसके बारे में रिकॉर्ड रखता है, वहां के लैंड्स कितने हैं, कितने किसके अंडर में आते हैं, कौन कितना लैंड रेवेन्यू दे सकता है। तो ये सारी चीजें जो है पटवारी एक कलेक्शन करता है, एक डेटा रखता है, और यही डेटा जो है वो जाकर के किसको देता है, जो लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने वाला इंसान था उसको जाके देता है, ताकि वो इनसे उतना लैंड रेवेन्यू कलेक्ट कर पाए, ठीक है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होंगी। फिर हम इकोनॉमिक टूल के ऊपर बात करें, तो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में ये बहुत अच्छी चीज थी कि यहाँ पर जितने भी आइटम्स थे उसके ऊपर एकदम एक फिक्स प्राइस रख दिया गया था, जिससे कि उसके सोल्जर्स भी खुश रहे, टाइम पे उन्हें काम आए, और वहां के जो पीपल्स है वो भी हैप्पी रहे, ठीक है। ही अपॉइंटेड शहनाज टू कीप एन आई ओवर मल्टी फंक्शनिंग इन द ट्रेड। उसने एक शहनाज भी अपॉइंट किया हुआ था, ताकि वो मल्टी फंक्शन करता था, कि वो ट्रेड जो है उसके ऊपर पूरी तरीके से नजर रखे, कोई एकदम हाईली कॉस्ट ना कर पाए, ठीक है। अगर कोई कर रहा है हायर प्राइस पे दे रहा है, या उसके मेजरमेंट से कोई खेल कर रहा है, तो वो उसको पनिश कर सके। तो इससे पार्शलिटी वाला गेम ही खत्म हो गया, इससे जो ये जो धोखेधड़ी वाली जो चीजें होती है ये चीजें भी खत्म हो गई, क्लियर।
तो ये था हमारा पूरा किसके बारे में, दिल्ली सल्तनत के बारे में। तो दिल्ली सल्तनत हमने शुरू से आखिरी तक के पूरी एक एक पॉइंट कवर कर लिए हैं। आप चाहे तो अपना एक मैप बनाएं, मतलब पूरा इस तरीके से, जिसमें आप हेडिंग डालेंगे दिल्ली सल्तनत, वहां पे एक एक एम्पेरर जो सुल्तान है उसके बारे में लिखेंगे, और ये जो स्पेस है यहाँ पर आप अपना एक जो चार्ट है वो भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपके लिए नोट जो है वो ईजी हो जाएगा। हालांकि आप अपने पूरे प्रॉपर नोट्स बनाइए, हम Q&A वाला जो सेक्शन लाएंगे वहां पे आपको पूरे आंसर्स प्रोवाइड करेंगे, लेकिन फॉर योर रिवीजन, ठीक है, क्योंकि रिवीजन करने के लिए क्या करना होता है, हमें पूरी फटाफट चीजें देखनी होती है। ठीक है, तो ये जो चार्ट बनाएंगे आपको ये लाइफ टाइम जो है वो काम आने वाला है। तो चीजें याद होते जाएंगी, जब भी आपको याद आए तो आप इनको याद कर लीजिए। तो पता है क्या होगा, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक पढ़ रहे थे, तो जैसे आप कुतुबुद्दीन ऐबक वाला देखा तो यहाँ पर इसके बीच में जो इतना स्पेस है, यहाँ पर आपको सारी चीजें याद आएंगी कि भाई कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ना, उसको मोहम्मद गौरी जो है वो इंडिया छोड़ करके गए थे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने यहाँ पर बहुत सारे काम वगैरह करवाए। सॉरी, पेज थोड़ा स्किप्ड हो गया। ठीक है, इन्होंने यहाँ पर बहुत सारे काम वगैरह करवाए। उसने क्या किया, कुतुब मीनार का निर्माण किया, उसने 2.5 सीढ़ी का निर्माण किया, और भी बहुत सारे ऐसे काम किए। फिर आप अलाउद्दीन के इसमें पढ़ेंगे, तो जैसे अलाउद्दीन वाले सेक्शन में आते हैं तो आपको उसकी मार्केट पॉलिसी समझ में आएंगी, आपको उसका मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन समझ में आएगा, आपको उसका लैंड रेवेन्यू सेक्शन समझ में आएगा। तो ये चीजें आपको ईजी कर देंगी कोई भी बात समझने के लिए। तो उम्मीद करते हैं अब तक के चैप्टर आपको समझ में आ चुका होगा, स्टोरी समझ में आई होगी। जितनी भी बातें आपने समझी है इसको आप अपनी स्टोरी में